अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो। कैसे हैं आप सब लोग? पाकिस्तान ने जबरदस्त विक्ट्री जीत कल हासिल की है। मैंने इसलिए इसका थोड़ा सा क्रेडिट लेना है। अब्दुल्ला सुन लें, don't make that face, because yesterday when we were talking about it, I told everybody, remember that tomorrow यानी आज सुबह we'll be celebrating. So here we are. मुझे कैसे पता होता है? देखिए, हम अक्सर औकात ये करते हैं और मोस्टली 90% हमारी ये बात सच होती है। हमेशा नहीं करते। मुझे गुड फीलिंग्स आ जाती हैं। जहाँ पे डाउट होता है वहाँ हम करते ही नहीं है, बात गोल कर जाते हैं। हाँ, लेकिन हमें यकीन था और इंशाल्लाह और माशाल्लाह। जब बीच में ना मुझे लग रहा था इनिशियली, जब 3 विकेटें ही गिरी थी साउथ अफ्रीका की और उसके बाद जरा वो रन बनाने का सिलसिला चल रहा था उनकी तरफ से, मुझे थोड़ी देर के लिए डर लगा, लेकिन फिर माशाल्लाह फिर हमने बाजी पलटी और बड़े मार्जिन से हराया है। पाकिस्तान ने दूसरे एक रोजा मैच में जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त दी है। रन, कोई चांस ही नहीं था उन लोगों का। और अब ये फैसला कौन बरतरी है, सीरीज हम जीत चुके हैं। The best part about it. अच्छा, the best part about it, और हम बहुत देर से ये बातें कर रहे हैं, तो एक दफा दोबारा मैं दोहरा दूं क्योंकि ये बात मैंने की थी। थैंक यू दैट वी आर रियली गुड इन ODI फॉर्मेट। मुझे लेटली हम बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। एंड यू नो, अगर देखा जाए तो इन द ट्रू सेंस ऑफ क्रिकेट, दैट इज ट्रू क्रिकेट। टेस्ट और ODI है 2020 सीरीज जीत रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं उनको उनके होम ग्राउंड्स पे शिकस्त दे रहे हैं, उनको घर में हरा रहे हैं। सो घर के शेर बनने की भी गुंजाइश हमारी तरफ से नहीं दी जा रही है। केप टाउन में शाहीनों ने होम टीम को खेल के हर शोबे में आउट क्लास किया है। उधर कल चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी आखिरकार वो खबर आ गई है जिसका पाकिस्तान को बेसब्री से इंतजार था। यस, एब्सोल्युटली। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है और ICC ने पाकिस्तान की शराइत मान ली हैं और ICC ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है पाकिस्तान अब 3 बरस तक भारत जाकर नहीं खेलेगा। बस हमने फैसला कर लिया और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, लेकिन भारत के मैच जो हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कल काफ़ी खुश दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि भारत के साथ अब तमाम मामला जो है वो लिख कर होंगे, रिटन फॉर्म में। सर, तहरीरी मुआहदे पे दस्तखत हो गए? तहरीरी के बगैर हम कुछ नहीं करते। तो तहरीरी सबने आपके सामने आ जाएगा। बस बिलिंग दे दी है, बिलिंग दे दी है, बिलिंग दे दी है सबने, आपके सामने आ जाएगा शायद जी। लेकिन वो मुकर जाते हैं तहरीर के बाद, फिर हम एक दफ़ा मुकरे, एक दफ़ा फिर देखें। आज 7 घंटे जो आपने कहा कि हो जाएगा, मैंने कहा जल्द, बहुत जल्द। चलिए जी, he seemed really happy. And he should be. He should be. बहुत ज़्यादा कोशिश है, बहुत ज़्यादा एफर्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इनकी टीम की इस सारे, और बड़े कॉन्फिडेंट थे कि अगर मुकर गए तो मतलब आगे से भारत तो देख लेंगे। एपिसोड में सर्टनली अगर भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल तक भी पहुंचा तो भी मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। पाकिस्तान को मिलने वाले 2028 के विमेन T20 वर्ल्ड कप पर भी यही फार्मूला लागू होगा। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक पाक भारत मुकाबले के लिए न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा, ये फैसला भी मेजबान मुल्क करेगा। यानी कि में हम जो भी मेजबान मुल्क होगा, जैसे अगले टूर्नामेंट्स इंडिया में हैं, तो वो फैसला करेंगे कि उन्हें कौन सा न्यूट्रल वेन्यू सूट करता है। इस मरतबा हम ये तय करेंगे कि हमें कौन सा न्यूट्रल वेन्यू सूट करता है। सो कोलंबो की भी बात हो रही है, UAE की भी बात हो रही है और हमारे जो पैनल के लोग हैं वो चाह रहे थे, वो उनकी राय थी कि कोलंबो प्रॉबली वुड बी मोर फेवरेबल। फैजान का कल कहना था कि कोलंबो हो जाएगा, बिकॉज आपको पता ही है दुबई में आजकल UAE में वीज़ा मिलना ज़रा मुश्किल है। लेकिन कोलंबो में बारिश बड़ा अहम किरदार अदा करती है क्रिकेट के मामलात में, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है देखने के लिए कि कहीं बारिशें ना हो रही हों। हमारे साथ है हमारा पैनल और सिकंदर बख्त, राशिद अलीफ। लेकिन कल के मैच की जीत पे हम बात करेंगे सबसे पहले। सो राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम, सिकंदर भाई अस्सलाम वालेकुम, भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। राशिद भाई आपसे शुरू करेंगे। राशिद भाई माशाल्लाह, वी वर होपफुल बट इट इज अ स्पेक्टेक्युलर विन। जबरदस्त किस्म की बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। ऑस्ट्रेलिया 2-1, जिम्बाब्वे 2-1 और अभी 2-0 हो चुका है। और ऐसी तवक्कुआत शायद हमें इतनी ज़्यादा नहीं थी ज़रूर, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। क्रेडिट पूरी टीम को जाता है, लेकिन जो कल बैटिंग की है कामरान गुलाम ने नंबर 5 पे आके आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी, बहुत ही ज़बरदस्त। जो कि 300 प्लस रन ही बनते वहाँ पे, तो ऐसा था कि क्योंकि पिच बहुत अच्छी नज़र आ रही थी, बाद में और अच्छी हो सकती थी, लेकिन हमने इतना ज़्यादा टोटल कर दिया। इसमें 2-3 प्लेयर की वापसी भी हुई है, जैसे बाबर आजम ने रन किए,
रिजवान ने रन किए और साइम अय्यूब जल्दी आउट हो गए। कंसर्न थोड़ा सा अब्दुल्ला शफीक का जरूर रहा हमारा। और छोटी सी बात यह है कि जो बॉलिंग कर दी कल शाहीन शाह अफरीदी ने, बहुत अरसे के बाद नजर आया भाग के जोर से जिस तरह से बॉलिंग की है। तो कुछ पुराने प्लेयर्स भी इन होते हुए नजर आए हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी करीब है, एक ही दिन कल 2 खुशियां मिली, 2 ईद एक ही दिन पड़ गई हमें, लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी पूरी टीम को, कौम को मुबारक हो हमारी जानिब से। ये ना मल्टीपल परफॉर्मेंसेस है जिनका जिक्र किया जा सकता है। यही होता है किसी दिन कोई परफॉर्म करता है, किसी दिन कोई परफॉर्म करता है। पहले मैच में साइम अय्यूब की हम तारीफें कर रहे थे, कल हम बाबर की तारीफें कर रहे थे, रिजवान ने भी रन बनाए, कामरान गुलाम ने तो कमाल ही स्ट्राइक रेट से रन बना दिए, तो कहां से कहां ले गए स्कोर को। और फिर हमारे बॉलर्स ने, और खास तौर पे अगर सिकंदर हम कामरान गुलाम की चले बात कर लेते हैं, द कॉन्फिडेंस that he was showing as if वैसे तो सारों ने everybody contributed और हर किसी का बेस्ट हमने कल के मैच में देखा। रन आउट हो गए थे ना। हाँ, लेकिन कल जो था like he knew he had it in hand, वो वाला कॉन्फिडेंस जो हमें अच्छा लगता है। जीतो हारो एंड में वो बात की बात है, लेकिन जब खेल रहे हो तो वो सुप्रीम कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंड दैट वी विटनेस्ड यस्टरडे। जी बहुत बहुत मुबारक हो पहले तो पाकिस्तान को, सारे क्रिकेट फैंस को। सब परेशान थे कि जी पाकिस्तान टीम जीतनी नहीं थी। देखिए 2 चीजें कल बहुत जबरदस्त हुई हैं। एक जो हमारा मसला था मिडिल ऑर्डर का, कि मिडिल ऑर्डर रन्स नहीं करता और मिडिल ऑर्डर उस तरह रन नहीं करता जिस तरह के कल किया है। कल तो कामरान गुलाम ने कमाल ही कर दिया। और मेरे कई दोस्त थे, उनका फोन आया कि यार कल बाबर का इंटरव्यू क्यों आया, कामरान का आना चाहिए था, हम तो उसको सुनना चाहते हैं। मगर इतना लोग उससे खुश हुए। एक चीज, दूसरी चीज जो बहुत अच्छी हुई कि हमारी फास्ट बॉलिंग जो काफी अरसे से नीचे जा रही थी वो दोबारा क्लिक की है, विच इज अ वेरी गुड साइन। देखें हम हमेशा जो है ऑस्ट्रेलिया में भी हम अपनी फास्ट बॉलिंग की वजह से जो है ओडीआई सीरीज जीते थे, जिसके अंदर हारिस ने 10 आउट किए थे, शाहीन ने 8 आउट किए थे, नसीम ने 5 और हसनैन ने 5। तो ये चीज बड़ी जबरदस्त हुई है कि एक तो मिडिल ऑर्डर, मगर अभी भी मैं समझता हूं कि कामरान गुलाम जो है वो अपनी जगह पे नहीं खेल रहे। और दूसरी एक तीसरी चीज मैं भूल गया कि वो जो अभी राशिद ने बोला कि हमारे पुराने प्लेयरों की फॉर्म वापस आई, बाबर ने भी रन्स कर दिए, रिजवान ने भी। इट्स अ वेरी गुड साइन बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। ये एक अच्छा जो खेल रहे हैं उनका मोरल और उनका कॉन्फिडेंस, तो हमारा इतना बूस्ट हो गया कॉन्फिडेंस, तो आई एम श्योर उनका भी बहुत होगा। व्हाट अ वे टू गेट इनटू द चैंपियंस ट्रॉफी। एक चीज क्या सिकंदर, एक चीज अभी अच्छी नहीं जा रही, थोड़ी सी 19-20 हो रही है, वो ओपनिंग का स्लॉट है जो अभी 19-20 हो रहा है, मगर ओवरऑल हर लड़का कंट्रीब्यूट करे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग किसी भी टीम के लिए। कि साइम ने किया, दूसरे फेल हुए, अब वो उन्होंने किया तो साइम फेल हो गया, कोई बात नहीं। तो एक साइकिल सा बन जाए तो इसमें फिर अच्छी टीम जो होती है फिर वो सरवाइव करती है। हाँ, मतलब साइम के अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से हम उसे फेल कह रहे हैं, वैसे वो फेल नहीं हुआ। 31 रन उसने भी किए। देखिए हम कितने, हमें आदत हो गई है उसके, लेकिन हम कितनी जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं ना कि इस वक्त हमें बहुत ज्यादा रन चाहिए वरना हम खातिर में नहीं लाएंगे। भट्टी साहब, अच्छा भट्टी साहब, चूंकि हम जीती गए हैं अब सीरीज अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब जो तीसरा मैच होगा आई एम क्यूरियस टू नो कि अब उन प्लेयर्स को भी डाल देंगे जिन्होंने पहले नहीं खेला, या फिर व्हाट इज गोइंग टू बी द, दैट इज द राइट वे टू गो अबाउट इट। हाँ, मतलब क्योंकि सीरीज तो अब जीते गए हैं तो व्हाई नॉट पुट एवरीबॉडी इन। देखिए सबसे पहले तो पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद कि कल हमें चैंपियंस ट्रॉफी की भी खुशी मिली, फिर रात में सोने से पहले पाकिस्तान ने ये मैच जीता। लेकिन मैं आपके सवाल के जवाब से पहले एक आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि अब हमारे पास नए हीरोज आ रहे हैं। अब हम बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान या शाहीन शाह अफरीदी पर तो रिलाय कर रहे हैं, लेकिन पिछले मैच में आप देखें साइम अय्यूब और सलमान अली आगा ने पाकिस्तान को जितवाया। कल कामरान गुलाम ने एक ऐसी इनिंग्स खेल दी जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। हालांकि अगर आपको याद हो, जब हम टेस्ट मैच में मुसलसल हार रहे थे तो कामरान गुलाम ने डेब्यू पर मुल्तान में सेंचुरी बनाई, फिर जिम्बाब्वे में कामरान गुलाम ने एक और सेंचुरी बनाई। लेकिन अब मेरा ख्याल में जो आपका सवाल है उसका जवाब यही है कि हमारे पास पीछे सुफियान मुकीम एक यंगस्टर बैठा हुआ है, उसको ट्राई करना चाहिए। मोहम्मद हसनैन अभी तक हमने वनडे सीरीज में उसको चांस नहीं दिया, मोहम्मद हसनैन को मेरे ख्याल में मौका दिया जा सकता है। फिर तैयब ताहिर एक और मिडिल ऑर्डर में हमारे पास प्रॉमिसिंग यंगस्टर है, उसको भी मौका देना चाहिए। लेकिन जो ओपनिंग स्लॉट है वो मेरे ख्याल में कंसर्न की बात है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, जहां इतने अच्छे फैसले कर रहे हैं, तो फखर जमान का भी मामला खत्म करके उसको पाकिस्तान टीम में आ जाना चाहिए। तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अगर फखर जमान
हमारी वनडे टीम में आ जाए तो मेरा ख्याल में ये ओपनिंग स्लॉट वाला इशू भी रिजॉल्व हो जाए। देखिए वो फिट तो है, लेकिन जाहिर है देयर वाज अ मेडिकल कंडीशन एसोसिएटेड, प्रॉब्ली उनके कुछ हार्मोनल मेडिकल कंडीशन है जिसकी बात की जा रही थी, जिसमें डॉक्टर्स चाह रहे थे कि उन्हें गेज कर लें, उन्हें टेस्ट कर लें, वो खेल रहे थे। बट डॉक्टर्स ऑल्सो, ये खबर हम तक पहुंची थी। अब बाकी भट्टी साहब आप हमें खबर देंगे। और राशिद भाई आप भी कुछ कह रहे थे। जी बिल्कुल जी, हमने सबकी बात की है। तो हमारा जो मेन प्रॉब्लम आ रहा था स्पिन बॉलिंग का आ रहा था मिडिल ओवर में, जो कि वर्ल्ड कप में भी नजर आया था इंडिया में, कि हम 11 से 40 ओवर में हम विकेट नहीं लेते थे, रन बहुत ज्यादा कंसीड करते थे फील्ड प्लेसिंग की वजह से। 5 फील्डर दायरे में होते हैं, लेकिन अबरार ने जिस तरह से मैचेस में बॉलिंग की है वो बिल्कुल रन नहीं देते और कल विकेट्स भी लिए। ये बहुत ही प्लस पॉइंट नजर आ रहा है क्योंकि शादाब अबरार जैसे कहते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्टेडीली टेक्निकली टैक्टिकली अपनी जगह बना रहे हैं इन इंटरनेशनल क्रिकेट, एंड वो भी लाजुम व मलजूम होते जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ये बात हम कल कर रहे थे। अच्छा, अब्दुल्ला की हम ओपनिंग जोड़ी की भट्टी साहब ने भी बात की, हम अब्दार पे भी बात करेंगे। अब्दुल्ला शफीक हमें टेक्निकली बड़े साउंड बैटर लगते हैं, लेकिन समहाउ जो गेंद बाहर की तरफ आ रहा होता है वो कॉट बिहाइंड हो जाते हैं। वो वेयर डू यू थिंक ही इज लैकिंग? क्या मतलब चल रहा है उनके साथ? राशिद भाई बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन उनका गैप बहुत ज्यादा आ रहा है। कभी एक इनिंग्स ऐसी खेलते हैं कि लगता है कि इनसे अच्छा बैटर कोई भी नहीं है, लेकिन फिर 4-5 इनिंग्स फ्लॉप हो जाती है। कभी कभार होता है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। बड़े हार्ड हैंड थे, ओपनर का हैंड बहुत हार्ड नहीं होने चाहिए, वो कमिट हो जाते हैं फ्रंट फुट पे और वहां से वो बैक फुट पे नहीं जा पाते दोनों इनिंग्स में देखिए, और वहीं से वो पुल मार देते हैं अगर शॉर्ट ऑफ लेंथ हो। तो ये थोड़ी बहुत इनके पास चीजें हैं जो कि गेम खेल के ही होगी। इनको मेरे ख्याल से एक मैच जो लास्ट मैच है वो देना चाहिए। उसमें होता है कि कभी कभार आपका क्लिक होना होता है तो आप हो सकते हैं, लेकिन उनको अपनी टेक्निक के ऊपर काम करना पड़ेगा। टेस्ट मैच में ये चीजें चल जाती हैं कि आप छोड़ रहे हैं खेल रहे हैं, लेकिन ओडीआई में जाते ही अगर आपकी विकेट गिरती है तो प्रेशर टीम के ऊपर आ जाता है। कल पार्टनरशिप बहुत अच्छी हो गई थी साइम अय्यूब की और बाबर की, अदरवाइज 2 मैचेस में देखें वो शुरू में ही आउट हो गए। कंसर्न जरूर है, लेकिन ट्राई करने में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कामरान गुलाम ओपन ही करते हैं सारी जिंदगी अपने हर जगह से, तो वो एक ऐसा स्लॉट है कि वो वहां पे आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह का बैट्समैन हमें नंबर 5 पे चाहिए और नंबर 6 पे, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को भी ये सोचना चाहिए मुकाबला सख्त है, टेक्निकली साउंड तो है लेकिन कंसिस्टेंसी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फखर इज देयर, कामरान गुलाम इज देयर, ही कैन बी रिप्लेस्ड विद एनीबॉडी। एंड हाउ अबाउट अ रिप्लेसमेंट? अगर मतलब साउथ शकील को भी बीच में डाला जा सकता है, तो अगर हम अपने मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं और सिकंदर हम लोअर मिडिल ऑर्डर की तरफ भी चले जाएं तो वी हैव सम ग्रेट नेम्स जिनको इंक्लूड किया जा सकता है और इनकी बड़ी क्लीन हिटिंग है। साउथ शकील इज वन। देखो, साउथ शकील जो है ना हिटर नहीं है कह सकते आप, वो एक ऐसा सॉलिड बैट्समैन है कि जो इनिंग्स को लेके चलता है। मगर देखें अगले मैच के अंदर अगर जिस तरह भी आपने बात की कि चेंजेस हो, मैं समझता हूं कि ताहिर तैयब इन सबको खिलाना चाहिए। और यार अगर रिजवान तो कप्तान है, टीम का टूट अंग है दोनों, यार ये लोग नीचे हो जाएं, इन लड़कों को ऊपर बैटिंग करके हमें देखने तो दें कि उनमें कितना टेम्परामेंट है। ताहिर को इरफान, अब देखें इरफान कल फिर क्या 19 पे आउट हो गए, कितने पे 15 पे आउट हो गए। वो बेचारा नीचे इज अ प्रॉपर बैट्समैन, ना बॉलिंग करते हैं फील्डिंग करते हैं और बैटिंग, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर बैटर होता है तो ऊपर खेलता है, टॉप ऑर्डर होता है, वो तो बेचारा इससे रन ही नहीं हो रहा। यार अगली मैच में उसको ऊपर भेज दो, हम देखें तो उसमें पोटेंशियल है कि नहीं है। आप उसको मुसलसल 7वें नंबर पे 6ठे नंबर पे पता नहीं कौन से नंबर पे खिलाए जा रहे हैं और उससे रन्स नहीं हो रहे। उसका मौका आता है, 4 ओवर रह गए, 2 ओवर रह गए, वो किस्म का प्लेयर नहीं है, मौका नहीं मिल पा रहा क्योंकि सारे नंबर। देखो एक बैट्समैन होता है ना, उसको एक प्रॉपर नंबर दो। अगर वो प्रॉपर बैट्समैन है, ऑलराउंडर्स अलग होते हैं। सलमान अली आगा इज एन ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर, तो वो अलग है। एक प्रॉपर बैट्समैन को मौका दो। तो मैं ये चाहूंगा कि अगले मैच के अंदर ताहिर को भी खिलाया जाए। और जैसे मुझे नहीं पता था कामरान ओपन करता है, राशिद ने मुझे बताया, बहुत ही अच्छी बात है। ये तो किसी बुरे वक्त में ये भी काम आ सकता है एज एन ओपनर। राशिद ने जो अभी स्पिनर वाली बात की है ना, इसलिए साउथ शकील का हम नाम दे रहे हैं क्योंकि उसमें फिर आपको वो स्पिनर एलिमेंट भी मिल जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। वो टेम्परेरी स्पिनर है, वो रेगुलर नहीं है, मगर बहुत काम का है।
मेरे हिसाब से उस दिन जो राशिद ने बोला तो एकदम से मेरा मतलब थोड़ा सा कंप्यूटर क्लिक किया और मैंने गौर करना शुरू किया, तो बिल्कुल सही कह रहा है, वो बॉलिंग भी कर सकता है, तो हमें इन सारे ऑप्शंस को ट्राई करना चाहिए। मेरी आखिरी रिक्वेस्ट फिर सेलेक्टर से जी राशिद भाई, ये जो एक दो बैट्समैन है इनको ऊपर खिलाकर देख तो लो कि ये इस काबिल भी है कि आगे जा सकते हैं नहीं जा सकते। देखें, अगर हम ये मैचेस देखते हैं जिम्बाब्वे से यहाँ तक साउथ अफ्रीका तक, तो नंबर 7 की बैटिंग इतनी नहीं आ रही। यहाँ भी स्लॉट होती है हार्ड हिटिंग बैट्समैन की होती है, जो कि ऑलराउंडर हो, बॉलिंग ऑलराउंडर होता है, जैसे आमिर जमाल हो गया या रज़ाक होते थे, अगर महमूद होते थे, इस टाइप के जो प्लेयर होते हैं ना, इस नंबर के लिए आइडियल होते हैं कि वो स्लॉट भी अच्छा कर सकें और जरूरत पड़ने पे रोक भी सकें। ये प्योर बैट्समैन है नंबर 7 पे, इनके साथ ज्यादती हो रही है, मेरे ख्याल से इनके साथ ज्यादती हो रही है। या तो ये खेलें तो बीच में खेलेंगे, अदरवाइज हमें अपना कॉम्बिनेशन बेहतर करने के लिए साउथ अफ्रीकन जैसी पिच पे फास्ट बॉलिंग मीडियम पेस ऑलराउंडर खेलेगा। पाकिस्तान आ जाते हैं सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं तो स्पिन ऑलराउंडर खेलेगा जो बॉलिंग कर सकता हो। सलमान अली अगर प्योरली बैटिंग ऑलराउंडर हम कह सकते हैं उसको, बॉलिंग ऑलराउंडर जैसे शादाब है बॉलिंग ऑलराउंडर, इस टाइप के प्लेयर अगर स्लॉट में आएंगे तो हमारी बॉलिंग भी मुस्तहकम होगी और बैटिंग भी होगी। वो एक प्लेयर हम जाया कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनकी बैटिंग ऐसी ही आएगी, 5-6 ओवर के लिए आएगी, लेकिन वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे इरफान। सो आप ये कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमें एक ऐसा हमें वी शुड लुक फॉर अ बॉलिंग ऑलराउंडर देन, या बॉलिंग ऑलराउंडर जी ठीक है। भट्टी साहब, अब भट्टी साहब से हमने इसलिए बात करनी है क्योंकि बड़ी बड़ी खबरें हैं भट्टी साहब के पास। तो जी फाइनली अनाउंसमेंट हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह अब स्केड्यूल वगैरह भी आ जाएगा। मुझे ये कंसर्न है कि अभी भी जो पाकिस्तान से बाहर होने हैं मैचेस जिसमें इंडिया होगा, अभी भी ये डिसाइड नहीं हुआ कि वो दुबई होगा, कोलंबो होगा, मतलब डिसाइड कर लें उसको भी, इतना क्या रखा हुआ है सस्पेंस। हमारा शुक्र करें यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, बट अब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अब मजीद 2 महीने ना लगाए ना। जी भट्टी साहब, मेरे ख्याल में हुमा मामला तय पा गए और शेड्यूल भी आईसीसी ने फाइनल कर दिया। आज वीकेंड का वीकेंड से पहले आखिरी दिन है, फिर सैटरडे संडे को छुट्टी है, फिर उसके बाद क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां आ रही हैं। तो मेरे ख्याल में आईसीसी मुझे लग रहा है कि आज अनाउंस कर देगा। और कल राशिद भाई ने खबर दी कि 23 फरवरी को पाकिस्तान इंडिया का मैच होना है, लेकिन दुबई में होता है। मेरे ख्याल में दुबई का ही वेन्यू ऐसा है जहां पर पाकिस्तान को रेवेन्यू अच्छा मिल जाएगा, और कोलंबो में बारिश का भी एक वो बड़ा तंग करता है ये कोलंबो वाला, हमेशा बारिश अनॉय कर देता है क्रिकेट को। अच्छा, बीच में हमने मोहसिन नकवी साहब को सऊदी जाते हुए भी देखा, तो कोई आप सजेस्ट कर रही हैं कि सऊदी में भी कोई? मैं सजेस्ट नहीं कर रही, मैं तो क्वेश्चन कर रही हूँ कि वहाँ कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि शायद इस वक्त तो सऊदी अरब में नहीं है, लेकिन अगर दुबई के बराबर में एक और शहर है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको एक्सप्लोर करे तो मस्कत में, ओमान का शहर मस्कत है, वहां पर ग्राउंड है, लेकिन वो ग्राउंड इतना बड़ा नहीं है। पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए या तो दुबई का स्टेडियम बेहतर है या कोलंबो का। मेरे ख्याल में कल जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मिल रहे थे बांग्लादेश के जो इस वक्त सीईओ है, तो अगर पाकिस्तान ढाका का वेन्यू एक्सप्लोर कर ले तो मेरे ख्याल में ढाका में बड़ा मजा आएगा पाकिस्तान इंडिया के मैच। मैं आपको पता है, जब ये कल जो गुफ्तगू हम देख रहे थे वजीर आजम और जो बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं उनकी, जो निज़ाम है उबूरी निज़ाम, उसके बहुत सी बातें हो रही हैं, तो व्हाई नॉट ढाका भी हमारे लिए एक न्यूट्रल वेन्यू हो सकता है। मैं तो वहीं चाहूंगी जहां हमें सपोर्ट मिले, पब्लिक सपोर्ट भी हो हमारे। पब्लिक सपोर्ट ढाका में भी मिलेगी व्हेन इट कम्स टू इंडिया पाकिस्तान मैच। राशिद भाई और बाकी लोग तो खेलते रहे हैं, सो आपका क्या ओपिनियन है? आपकी राय, आप मशवरा दे दें। आप लॉजिस्टिकली सबसे बेस्ट जो है वो दुबई एंड ओमान नजर आ रहा है। दुबई एंड ओमान जाना, अगर पाकिस्तान अगर 19 को खेलता है लाहौर में, उसके बाद फौरन फ्लाई करता है नेक्स्ट मैच के लिए। अगर हम कह लें कोलंबो लॉन्ग फ्लाइट है, ढाका से भी दूर है, फिर हम कहीं और जाते हैं। जद्दा की जो बात कर रहे हैं हम, सऊदी अरब की बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बीसीसीआई बहुत इंटरेस्टेड है, पीसीबी ने भी विजिट कर लिया है। इन मीटिंग में एक बहुत अहम चीज हुई है जो कि शायद अभी सरफेस पे नहीं आई है। लॉस है पाकिस्तान का और इंडिया का और ब्रॉडकास्टर का। जब आप खेलते हैं ऑफशोर खेलते हैं, आपको हैवी लॉसेस होते हैं उसके अंदर, उसको कंपनसेट कैसे किया जाए। बात अब यही ज़ेर गौर है कि एशिया कप के बाद एक ऐसा इवेंट हमेशा कराया जाए जिसमें भारत और पाकिस्तान लाजिम हो।
और एशियन काउंसिल की टीम एक जो टॉप रैंकिंग में इन दोनों के अलावा वो ट्रायंगुलर हो जाएगा। उसका जो पैसा है, उसका जो फंडिंग है 45% भारत और पाकिस्तान को दी जाएगी, 10% थर्ड कंट्री को, बाकी ब्रॉडकास्टर का पता ही है आपको, जो उनको राइट्स मिलेंगे उस पर चला जाएगा। उसका बेहतरीन वेन्यू जो लगता है फ्यूचर में वो जद्दा लगता है, क्योंकि वो ऐसा जगह है जहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, एशियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा वहां पे होते हैं। ये चीज हो जाती है तो ये बेनिफिट है। जो नकवी साहब बात करते हैं कि विन विन सिचुएशन, वो तो चैंपियन ट्रॉफी तो है, कुछ लिया कुछ किया, लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी बीसीसीआई की भी और पीसीबी की भी, स्पेशली ये क्रिकेट की बहुत बड़ी जीत होगी। सर्टनली। अच्छा, हम न्यूट्रल वेन्यूज की बात कर रहे हैं। आपको पता है नॉकआउट मरहले या उसके बाद सेमीज एंड फाइनल भारत होता है और हमें न्यूट्रल पे खेलने पड़ते हैं, तो वो रिजर्व डे कैसे मैनेज करेंगे? मतलब स्केड्यूल में ये सब देखना पड़ेगा, एक एक दिन रखना पड़ेगा? भट्टी साहब, मेरे ख्याल में अब्दुल्ला, मुझे लग रहा है जिस तरह इन्होंने शेड्यूलिंग कर रहे हैं कि इंडिया के मैचेस पहले करवा देंगे ताकि इंडिया अपने 3 मैच खेलकर फारिग हो जाए, फिर टूर्नामेंट पाकिस्तान आ जाए। उसके बाद फिर ग्रुप मैचेस कंप्लीट होने के बाद फिर सेमीफाइनल लाइनअप और फिर फाइनल अगर इंडिया क्वालिफाई करता है तो दुबई में होगा या कोलंबो में या ढाका में या फिर लाहौर में। तो इस तरह ये लोग शेड्यूलिंग कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल इन्होंने काफी इस पे होमवर्क कर लिया। और जो अभी बात हो रही है जद्दा की, अब आपको याद होगा कुछ दिन पहले आईपीएल का जो ड्राफ्ट था वो भी जद्दा में हुआ और उसके कुछ दिन बाद फिर फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी भी 2034 की जद्दा को मिल गई। तो सऊदी अरब में काफी चीजें एक्सप्लोर हो रही है। मुझे लग रहा है कि क्रिकेटिंग सेंस में अगर हम देखें और चेयरमैन पीसीबी ने अभी कुछ दिन गुजारे भी हैं और वहां मुलाकातें भी हुई हैं, सो ऐसा हो नहीं सकता कि ट्रायंगुलर सीरीज, राशिद भाई ने ये बात बताना भूल गए कि एक ट्रायंगुलर सीरीज भी पाकिस्तान को मिल गई है। पाकिस्तान, इंडिया और एक और एशियन कंट्री जो है वो हर साल एक ट्रायंगुलर सीरीज खेलेंगे। विमेंस वर्ल्ड कप की तो मेजबानी मिली है, तो मुझे लग रहा है कि वो टूर्नामेंट जद्दा में हुआ करेगा। और आपको पता है सऊदी अपने आप को ये प्रमोट भी इस तरह कर रहे हैं एज बीइंग द हब ऑफ स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट एंड ऑल दैट, तो उनके भी ये फेवर में शायद जाए कि इतना बड़ा टूर्नामेंट है और उसका अगर हाइब्रिड मॉडल का एक पार्ट निकल रहा है तो व्हाई नॉट वी डू इट। कुछ इस किस्म की भी शायद जब पहली दफा कोई चीज कर रहा होता है तो यू नो वो फिर और ज्यादा जान मारता है। ऑफ कोर्स, एंड दे वांट इट टू बी वेरी बिग एंड व्हाट्स बिगर देन द चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा ये बताएं, अब ये चूंकि इंडिया तो पाकिस्तान आएगा नहीं, सारे उनके मैचेस तो जो भी जगह का तयन होगा, तो ये बताएं कि स्केड्यूल में किस तरह होगा कि एकदम से सारे मैचेस जी इंडिया वाले साथ हो जाएंगे? मतलब ये सिर्फ एक सवाल है सिकंदर, अगर साथ हो जाए उनके उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर ले, मतलब साइकोलॉजिकली इसका क्या इफेक्ट होता है टेबल पे? देखिए, जो भट्टी साहब ने बोला है उसमें काफी सेंस है कि जी इंडिया के मैचेस सारे एक साथ करा दो, मगर फिर वो एक लंबा सा गैप हो जाएगा। सपोज करें इंडिया क्वालिफाई कर जाता है फॉर द सेमीज, तो वो एक लंबे से गैप के लिए वो इंतजार करेगा, बट ऑब्वियसली वहाँ पे प्रैक्टिस की फैसिलिटीज तो मौजूद हैं, वो कर सकता है। मेरा एक सवाल था भट्टी साहब, ये शारजाह का बिल्कुल ही बैन लगा हुआ है, अब बिल्कुल नहीं खेल सकता वहाँ पे कोई? नहीं, शारजाह में तो मैचेस होते हैं अभी, अफगानिस्तान और साउथ नहीं, आईसीसी के भी जो विमेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ है तो आईसीसी ने वहां मैचेस करवाए। इंडिया को थोड़े से वहां पे कंसर्न है, लेकिन इंडिया ने तो अपने आईपीएल के मैचेस शारजाह में करवाए हुए। शारजाह में कोई मसला नहीं। अब क्योंकि यूएई में 3 अच्छे वेन्यूज हैं, दुबई है, अबू धाबी है, शारजाह है, तो ये ऑप्शन भी मौजूद है। लेकिन दुबई का ग्राउंड बड़ा भी है और वहां पर सहूलतें भी ज्यादा है और वहाँ एटमॉस्फेयर भी जरा बेहतर है। तो मेरा ख्याल में शारजाह ग्राउंड हैज बीन ट्रेडिशनली फेवरेबल फॉर पाकिस्तान, तो इसलिए शायद इंडिया को ज्यादा मसला होता होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो बड़ा ठीक ठाक ही है। अच्छा, आखिरी में एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जी। इससे चैंपियंस ट्रॉफी से हटकर मैं जो बैटिंग ऑर्डर है जिसमें बैटिंग में हम लोग रन्स कर रहे हैं, आप चीज एक नोट करें, राशिद भी इसके ऊपर बात कर सकता है कि जितने लड़के परफॉर्मेंस कर रहे हैं ये वो लड़के हैं कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, ये वो लड़के हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि हर लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, उससे बड़ा फर्क पड़ता है, लड़के में टेम्परामेंट आता है। तो ये मैं बहुत अरसे से इस पे जोर दे रहा हूँ। आपने कल भी पॉइंट उठाया था, बहुत अहम नुक्ता है ये। मुख्तसरन राशिद भाई, कल के मैच में एज एन अगले मैच में हमें चेंजेस करनी चाहिए?
चेंजेस बिल्कुल एक दो प्लेयर्स को हमें ट्राई करना चाहिए, स्पेशली हसनैन को जो गए हुए हैं उनको ट्राई करना चाहिए। और कैप्टन बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे तैयब ताहिर को भी ट्राई करना चाहिए। एक आध सीनियर प्लेयर बाबर या रिजवान में से एक को रेस्ट करना चाहिए। चलिए, गॉट योर पॉइंट, थैंक यू। लेट्स सी क्या होता है। रोटेशन हो जानी चाहिए और परफॉर्म तो कर ही रहे हैं। हाँ, रन उन्होंने कर ली, उनको जरा रेस्ट करा दो। एज इट इज वी हैव वन द सीरीज। थैंक यू। बट वी रियली हैव सिकंदर भट्टी साहब, राशिद भाई, थैंक यू। अच्छा, हमने बड़ी अच्छी बातें कर ली रिगार्डिंग आवर क्रिकेट एंड स्टफ, लेकिन अब जो बात हम करने लगे, एक तो ईयर एंड हो रहा है, तो और ये इतनी कोई खास खबर नहीं है, बिकॉज आई थिंक कि ये दिस वुड बी काउंटेड एज आवर बिगेस्ट फेलियर ऑफ 2024। पोलियो में जो हमारे नंबर्स स्काई रॉकेट हुए हैं, वो हमने पिछले बहुत से सालों में इस तरह नहीं देखा। At this moment, our numbers stand at 64. अब्दुल्ला 64 और ये हफ्तों में बढ़ रहे हैं, ये मतलब दिनों में बढ़ रहे हैं। जो सालों में बढ़ते थे, रवा साल मुल्क भर में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 64 हो गई है। तशवीशनाक बात यह है कि जैकबाबाद से चौथा और सिंध में 18वां पोलियो केस है जो सामने आया है। बलूचिस्तान से 26, पख्तूनख्वा से 18, पंजाब और इस्लामाबाद से पोलियो वायरस का एक केस रिपोर्ट हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में दीगर वजूहात के अलावा सिक्योरिटी मसाइल हैं, पोलियो मुहिम्मात की राह में रुकावट हैं। सिंध में क्या हो रहा है? हाँ। सिंध में तो ऐसा कोई मसला नहीं है। मतलब हम अगर कंपेयर करें कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के नंबर्स को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी की सिचुएशन खैबर पख्तूनख्वा में चैलेंजिंग है, माइंडसेट की सिचुएशन भी चैलेंजिंग है। तो यहाँ क्यों ये केसेस आ रहे हैं? पोलियो इतना ज़्यादा कैसे फैल रहा है? कहीं ना कहीं सिंध में तो मतलब वो रेजिस्टेंस भी नहीं है ना, जो हम बाकी इलाकों से ज़रा एक्सपेक्ट क्या देख रहे होते हैं। तो यहाँ भी ये नंबर्स होना, ये ज़रा तशवीशनाक या रेजिस्टेंस है। वी वुड ट्राई टू फाइंड आउट, वी डोंट नो। सो ये सारी सूरत हाल है। डॉक्टर शुमाइला रसूल हैं हमारे साथ, रिप्रेजेंटेटिव हैं पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम सिंध की। डॉक्टर शुमाइला, थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, हम जाहिर है हमारे कमेंट्री में ही हमारा पहला सवाल है कि हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, हम बलूचिस्तान की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, बड़ा मुश्किल है, फिर रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, माइंड सेट के इशूज़ हैं। सिंध में क्या हुआ? थैंक यू वेरी मच जी। देखिए, सिंध में 2 साल अगर हम काउंट करें 2021 और 22 में, तो सिंध में कोई भी पोलियो का केस नहीं था। और इवन माहौलियाती नमूनों में भी हमारी वायरस सर्कुलेशन जो थी वो तकरीबन 2 साल से जो है तकरीबन हमारे पास कोई वायरस की मौजूदगी नहीं थी। लेकिन क्योंकि सूरत हाल सिक्योरिटी की सिंध में इश्यूज तो नहीं है, लेकिन वी आर शेयरिंग अवर बॉर्डर्स विद बलूचिस्तान, वी आर शेयरिंग अवर बॉर्डर्स विद पंजाब। तो पॉपुलेशन इन्फ्लक्स, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम भी है, तो लोग जो है जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो दे आर मूविंग टुवर्ड्स द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध, तो वो इसलिए वहां पे करते हैं। दूसरा ये कि लोगों का अभी तक रवैया, क्योंकि ये पोलियो इरेडिकेशन एफर्ट्स जो है, जब भी हम कैंपेन करते हैं तो कैंपेन इसी बुनियाद पे करते हैं कि जहां जब भी हमारे पास माहौलियाती नमूनों में वायरस की मौजूदगी होती है तो हम पेरेंट्स को अलार्म करते हैं और इस कैंपेन्स की प्लानिंग करते हैं। लेकिन उसमें जब तक हमारे वालिदैन हजरात जो हैं हर मुहिम में हर बार अपने बच्चों को 2 कतरे पोलियो से बचाव के नहीं पिलाएंगे, तो हम ये अपना हदफ पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये चैलेंजेस हमारे साथ जो यही है कि हमारे पास हर दफा बच्चे जो है मतलब कुछ न कुछ डिफरेंट वजूहात की वजह से रह जाते हैं। या तो लोग पिलाना नहीं चाह रहे होते अपने बच्चों को, हिफाजती टीकों का कोर्स नहीं करवा रहे होते अपने बच्चों को। डॉक्टर शुमाइला, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज हम रीजन पे जाना चाह रहे हैं। दीज आर अलार्मिंग फिगर्स। तो क्या रेजिस्टेंस है जो आप कह रही हैं, वो अपने बच्चों को नहीं पिलाना चाह रहे हो, खासतौर पे जो 1 साल पिला चुके हो, कतरे पिला चुके हो, वो क्यों नहीं दोबारा करेंगे? ये बात समझ में नहीं आ रही। देखिए जी, पोलियो इरेडिकेशन एफर्ट्स जो है हमें मल्टीपल कैंपेन्स करनी होती हैं जब तक, क्योंकि माहौल में जब वायरस आ जाता है तो उसको इरेडिकेट करना काफी डिफिकल्ट होता है। उसके लिए हम ये हर बार ये मुहिम कर रहे होते हैं और इसकी बड़ी प्लानिंग होती है। लोगों को ये होता है कि भाई पोलियो वर्कर्स जो है हर दफा क्यों हर माह हमारे जो दरवाजों पे आ रहे हैं और दरवाजा नॉक कर रहे हैं और हम क्यों बार बार अपने बच्चों को वो वैक्सीन पिलाएं, जबकि ये डिजीज जो है इरेडिकेटेबल है, पूरी दुनिया से खात्मा हो चुका है। तो पूरी दुनिया ने भी इन्हीं वैक्सीन से जो है खात्मा किया है, कैंपेन्स करके किया है। तो हमें भी जब कम्युनिटीज के ताउन चाहिए होगा तो हम करेंगे। बस उनके यही खदशात होते हैं कि ये क्यों आ रहे हैं हमारे दरवाजे
काजों पे उनका मिसट्रस्ट है ओपीवी वैक्सीन पे, जबकि उनको ये इल्म होना चाहिए। और आपकी तवज्जो से हम बताना भी चाह रहे हैं, लोगों को अवेयर करना चाह रहे हैं कि दिस इज द सेम वैक्सीन जिससे हमने बाकी दुनिया ने भी पोलियो का खात्मा किया है। तो हमें अगर लोगों का ताउन होगा तो इंशाल्लाह हम जरूर ये जो है बीमारी से जो है खात्मा कर पाएंगे। और क्योंकि कराची में हम अगर कहें कि खतरनाक हद तक वायरस पूरे सिंध में, वैसे पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, लेकिन पर्टिकुलरली इफ वी कैन से इन कराची, तो अभी भी हम अगर 4 दिनों की कैंपेन का अगर हम डेटा देखते हैं तो हमारे पास 1 लाख से ज्यादा जो है ऐसे फैमिलीज जो है हमें रिपोर्ट हुई है जो अपने बच्चों को कतरे नहीं पिला रही, जो रिफ्यूज कर रही है, इनकार कर रही है कि हम नहीं पिलाएंगे इस मुहिम में कतरे। तो उसमें जो है तकरीबन हमने 40% जो है हमने बच्चों को तो कन्विंसिंग, कायल करना, हमारी कम्युनिकेशन की स्पेसिफिक नहीं, तो क्या सोचा है फिर पीनलाइज करें, कानून साजी हो ऐसी कि जो नहीं पिलाएंगे, या तो हमें नंबर जो आपने सिर्फ अगर कराची शहर की बात कर ले 1 लाख का रिफ्यूज कर देना, That's a huge number। करना क्या या फिर हमें दिखाएं कि भाई आपने कब पिलाए थे, अगर 1-2 महीने में, अगर पिछले महीने पिलाएं, 10 दिन पहले पिलाएं तो ठीक है, that makes sense कि जी हर महीने क्या पिलाते रहे, हमने पिला तो दिए इतनी दफा। बट करूंगी अगर किसी ने 1 हफ्ता पहले कैंपेन से पिलाएं, क्योंकि जब वायरस एक मुहिम चलती है तो फिर उसमें भी पिलाने होते हैं। 6-7 दिनों में एक साथ सब सारी पॉपुलेशन के जो बच्चे हैं उनको अगर वैक्सीनेशन होगी तो कम्युनिटी में एक हर्ड इम्यूनिटी भी होगी और एनवायरमेंटल सैंपल जो है हमारे उस पे कुछ जो है हम जाब्ता पा सकेंगे। सो इट इज अ मस्ट कि आपने चाहे पहले पिए भी हो, चाहे उसी महीने पिए हो, आपको पीने ही है। इट इज अ मस्ट और इसका कोई नुकसान नहीं है। जब देखिए कोई भी नुकसान नहीं है, उसका सिर्फ फायदा ही है। और इवन जो बच्चे पी रहे हैं वो बाकी जो बच्चे जो अनइम्यूनाइज्ड हैं उनके लिए भी एक प्रोटेक्टिव लेयर है उस कम्युनिटी में। तो डॉक्टर शुमाइला अब करना क्या है, व्हाट्स द प्लान? बिकॉज अब ये साल खत्म हो रहा है, स्काई रॉकेट पूरे मुल्क में ही देखें तो ये 64 इज अ ह्यूज नंबर, इट्स एन एम्बैरेसिंग नंबर, लेट मी जस्ट पुट इट दैट वे। वी आर वन ऑफ द ओनली कंट्रीज लेफ्ट इन द वर्ल्ड जहां अभी तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं और अच्छे भले सिंगल डिजिट्स पे आगे थे, अब जरा देखें कि कहां पहुंच गए। तो क्या प्लान है, क्या करना है? बेसिकली जी देखिए, पोलियो एडिकेशन के जो पिलर्स हैं उसमें सिर्फ ये नहीं है कि हम हर मुहिम में बच्चों को सिर्फ कतरे पिलाएं तो खात्मा हो जाएगा। उसमें बच्चों को जो है वालिदैन को ये मद्देनजर जरूर रखना चाहिए कि उनके जो हिफाजती टीकों का कोर्स होता है जो 2 साल तक की उम्र में होता है, उसमें जो है अपने बच्चों को अपने हिफाजती टीकों का कोर्स जरूर मुकम्मल करवाएं। अगर हम केसेस देखें सिंध में, तो सिंध में जो 18 केसेस हैं उसमें से अगर हम देखें तो वो 50% से ज्यादा जो है हमारे बच्चे माल नरिश भी हैं। और उनमें जो वैक्सीनेशन जो है अगर उनका देखते हैं हम स्केड्यूल, तो उसमें काफी बच्चे जो ऐसे हैं जिन्होंने कभी वैक्सीन ही नहीं ली थी, ना रूटीन इम्यूनाइजेशन की, ना कभी पोलियो की, क्योंकि उसमें कुछ फैमिलीज ऐसी थी जो रिफ्यूजल थी। तो ये हमारे पास हर्डल्स या फिर ऐसी भी सूरत हाल है कि सहूलत ही नहीं है। जैसे जैकबाबाद में अगर ये चौथा केस आया है तो जैकबाबाद में कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इंतजामिया, रिप्रेजेंटेटिव्स, उनसे पूछा है कि जैकबाबाद में क्या चल रहा है, कैसे चौथा केस रिपोर्ट हो रहा है जैकबाबाद में। देखिए जी, पॉपुलेशन मूवमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास अगर पाकिस्तान में देखें तो सबसे ज्यादा केसेस जो है हमारे बलूचिस्तान सूबे से ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। और तो सूबाई बॉर्डर्स पे कोई ऐसी चीज बनाई जा सकती है कि जो भी आ रहा है उसको कतरे पिलाएं, ये लारी अड्डों पे पिलाएं या ट्रेनों पे पिलाएं? हर जगह पे ट्रांजिट साइट्स हो, बस स्टैंड्स हो, बिजी टॉल प्लाजाज हो, मार्केट्स हो, इवन शॉपिंग मॉल्स हो, हमारी टीम हर जगह है। वैक्सीन हमारे पास अच्छी मिकदार में, बेशतर मिकदार में अवेलेबल है। हमें सिर्फ यही है कि पेरेंट्स का ताउन चाहिए कि हम जो मूविंग पॉपुलेशन है वो भी हमारा हदफ है कि उनको भी हम हर बच्चे को इन मुहिम के दौरान जरूर वैक्सीनेट करें। तो वालिदैन का हमें ताउन चाहिए, मीडिया का रोल भी है कि आप लोग अगर पॉजिटिव मैसेजेस जो है कम्युनिटीज में इसी तरह के प्रोग्राम्स करते रहें और उसको सपोर्ट करते रहें तो इंशाल्लाह हम जो है। डॉक्टर शुमाइला जी, बिल्कुल वो अवेयरनेस वगैरह में तो हम सारे बैठे हुए हैं और सालों से कर ही रहे हैं, बट क्लियरली दैट इज नॉट रियली वर्किंग। अब आगे की बात, जैसे कोविड में हमने देखा जब वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे थे तो पिनलाइज किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि जी सिम बंद कर देंगे पे जो नहीं करेंगे, बहुत सी चीजें थी, डॉक्यूमेंटेशन, आगे आपने कुछ और करना है तो आप नहीं कर पाएंगे। मतलब स्ट्रिंजेंट मेजर कोई लेना पड़ेगा जो लोग रिफ्यूज कर रहे हैं अपने बच्चों को ये कतरे पिलाने से, वरना ये 64 कल 164 भी बन सकता है। तो क्या इस तरफ भी सोचा जा रहा है? जी बिल्कुल, हमारे पास सिंध इम्यूनाइजेशन एक्ट जो है बिल पास हो गया है, उसके SOPs भी बन गए हैं। तो उसमें जो पेरेंट्स अगर ताउन नहीं करेंगे, अपने बच्चों को वैक्सीनेट नहीं करवाएंगे या उनको जो है पोलियो मुहिम में कतरे भी नहीं पिलाएंगे तो उनके लिए कुछ रिपरकशंस जो हैं डिसाइड हुए हैं। लेकिन हम हमेशा यही कहते हैं कि पेरेंट्स को हम कायल करते हैं। हमारी माहिर टीमें हैं जो कम्युनिकेशन की, वो हर दफा हर मुहिम से पहले और मुहिम के दौरान भी जो है कुछ सेशंस करती हैं कम्युनिटीज में। और कराची में हम अगर अलोन देखें कि 2000 से ज्यादा जो है हमने वो सेशन किए
होती है जिसमें हम उन वालिदैन से मिलते हैं, उनको कायल करते हैं, उनको बताते हैं, उस टाइम पे तो वो लोग जो है ओके कर देते हैं, लेकिन जब मुहिम आती है तो फिर अगेन दे आर स्टार्टेड रिफ्यूजिंग। तो बस ये थोड़े कुछ चैलेंजेस है जिसपे हम काम भी कर रहे हैं, और कम्युनिटी के साथ हमारे लाइजन भी काफी अच्छे हैं। हमारे पास यूनियन काउंसिल लेवल पे भी जो है ना यूसी सपोर्ट टीम्स हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट जो है इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है, पुलिस सिक्योरिटी के इदारे हमारे साथ हैं, हमारे पास जो है इवन डिफरेंट पार्लियामेंटेरियंस भी जो है जो लोगों के दरवाजे पे जा रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर साहिबान, कमिश्नर साहिबान खुद फील्ड में हैं, वो लोगों को कायल कर रहे हैं कि खुदारा आप लोग समझें कि जो है ये वायरस से खतरनाक हद तक फैल चुका है और उसका कोई इलाज नहीं, सिर्फ बचाव है। देखिए हम भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, हम तकरीबन हर रोज इस इशू पे बात करते हैं, आगाही देते हैं, कैंपेन की बात होती है, रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं, लेकिन सर्टनली ये बड़ा अलार्मिंग नंबर है। अगर मतलब हर जगह से ही नंबर्स आ रहे हैं सामने, देखिए वी हैव इनफ प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, दिस शुड नॉट बी वन ऑफ देम। ये तो कोई बनती नहीं है बात कि ये कोई आपके बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए एक अच्छी चीज हो रही है, मुफ्त में हो रही है। 1 लाख से ज्यादा रिफ्यूजल्स कराची शहर में आ रहे हैं, तो क्या चल रहा है? हुकूमत मुसलसल कम होती महंगाई का क्रेडिट ले रही है। नवंबर 2024 में महंगाई की शरह 78 माह में सबसे कम 4.9% रिकॉर्ड की गई है। स्टॉक मार्केट में नित नए रिकॉर्ड भी बने। जरा गुज़श्ता दौरों से सूरत हाल अच्छी नहीं थी। शरह सूद भी 22% से कम होकर अब 13 पर आ गई है। तमाम तर माशी आशारिये बज़ाहिर मुस्बत हैं, मगर इस सब के बावजूद आम आदमी को महंगाई में रिलीफ मिलता नजर ये चीज बड़ी करती है ना कि मतलब हम हर चीज को टिक मार्क कर रहे हैं। कम नहीं हो रही हैं, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, रिलीफ नहीं मिल रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इसकी वजह दरियाफ्त कर ली है। उनके नज़दीक सारा माल मिडिल मैन बना रहा है। डेढ़ महीना पहले हमने इंटरवीन किया इन द इकोनॉमिक कमेटी एंड थ्रू नेशनल मॉनिटरिंग प्राइस मॉनिटरिंग कमेटीज कि हमने 3 चीज़ों को देखा। हमने मुर्गी की कीमत देखी, हमने दाल माश देखी और एक और चने की दाल देखी। अब ये इनकी इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नीचे आ रही है, तो दिस काइंड ऑफ मिडिल मैन आर्बिट्राज वी विल नॉट टॉलरेट। तो कल मैंने ईसीसी में वो बताया कि मुर्गी की कीमत कैसे नीचे गई है, चने की दाल की कीमत कैसे नीचे गई है, माश की दाल की नीचे कैसे गई है, क्योंकि हम ये आर्बिट्राज नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर हम सब ये आपके साथ मिलकर ये मेहनत कर रहे हैं तो इसका जो फायदा है वो आम आदमी को पहुंचना चाहिए। अच्छा, साथ ही आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना ये बात पहले भी कह चुके हैं, अगरचे उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन वो इसका बराह रास्त जिम्मेदार जो है वो सूबाई हुकूमतों को करार दे रहे हैं, क्योंकि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल बनाना सूबों ही की जिम्मेदारी है बेसिकली। तो वो ये पहले भी मेंशन कर चुके हैं। इस पर ज़रा हम बात करेंगे बिकॉज दुनिया में कोई और ट्रेंड जा रहा है, हमारे यहाँ ज़रा उल्टा। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद साहब ने। अब आपसे सबसे पहले तो हम यही पूछना चाहेंगे कि वज़ीर ख़जाना ने एक से ज़्यादा मरतबा ये बात की है कि दुनिया में खाने पीने की मुतअद्दिद अशिया जो हैं उनकी कीमत में बड़ी कमी आई है, पाकिस्तान में ये महंगी हुई हैं। तो ये उल्टा हिसाब किताब इधर चल रहा है। तो मतलब यहाँ कोई नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहा है और उस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा। तो क्या ये शिकायत सूबाई हुकूमतों से है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। देखें, जो कॉन्टेक्स्ट है इस कमेंट का वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। देखें, ईसीसी ने अंडर द सुपरविजन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर, जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इसने बेसिकली एक प्रैक्टिस शुरू की है और वो प्रैक्टिस ये है कि एक्चुअल नंबर्स तो ऑन ग्राउंड आपको पता है इन्फ्लेशन के वो नीचे आ रहे हैं और 6.5 साल का लो जो है वो जो अचीव किया है इन्फ्लेशन ने, जो कि 4.9% का नंबर है, जो 6.5 साल के बाद ये रफ्तार इतनी स्लो हुई है, इतनी कम हुई है। अब इसके अंदर देखें, बात ये है कि ये प्रैक्टिस एक सेल्फ इनिशिएटिव है कि क्या जो नंबर्स नजर आ रहे हैं कि जी महंगाई की कमी में बहुत ज्यादा कमी हो गई, बहुत ज्यादा रफ्तार में कमी हो गई, क्या एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी ये है या नहीं है, क्या प्राइसेस वाकई कम हो रही हैं या नहीं हो रही। तो एक्चुअली जो प्रैक्टिस की शुरू हुई है और इस ईसीसी में भी इसको कवर किया गया है कि ऑन ग्राउंड कीमतें हैं, चाहे वो दाल हो, वो सब्जियां हो, वो फ्रूट्स हो, वो जो है वो गोश्त की कीमतें हो, क्या ये एक्चुअली नीचे आ रही हैं या फिर सिर्फ नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है कि प्राइसेस ऑन ग्राउंड जो आपने सैंपल्स लिए हैं मार्केट से वो ऊपर हैं और जो नंबर्स हैं वो नीचे नजर आ रहे हैं, तो ये जो बीच का इतना बड़ा गैप है ये कौन फायदा उठा रहा है? ये बीच का जो मिडिल मैन है वो फायदा उठा रहा है।
तो इसको हमने जो है वो हैंडल करना है, इसको हमने पकड़ना है, इसको हमने जो है वो किसी तरह से जो है कम करना है, ताकि जो ऑन ग्राउंड कीमतें हैं और जो नंबर्स हैं इन दोनों में जो है ना वो मुमासलत हो, वो दोनों करीब आए, ताकि आम आदमी को सही जो है मानों में फायदा हो। तो ये कॉन्टेक्स्ट है कि जी इंटरनेशनल प्राइसेस अगर बहुत ज्यादा ऊपर जाती हैं या नीचे जाती हैं, अगर नीचे चली गई हैं और हमारे यहाँ कितनी ज्यादा ऊपर नीचे हुई है, मैं आपको बताता हूँ जो नवंबर के नंबर्स थे उसमें थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि उसमें चिकन की कीमतों में कमी हुई है, उसमें दाल माश है, उसमें दूसरी पल्सेस हैं, उसके अलावा वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनकी कीमतों में जो पिछले अगर आप साल के मुकाबले में बात करें तो कमी हुई है। ये मंथ ऑन मंथ की अगर आप बात करें तो उसमें भी कमी देखी गई है, जिसके अंदर वीट की कीमतें अगर लास्ट ईयर से मुकाबला करें तो 1/3 हिस्सा जो है वो डिक्लाइन आया है। वो जो आटे की कीमतों के साथ अगर आप मुआवजा करें या गंदम की कीमत का वैसे मुआवजा करें या गंदम से बनी हुई चीज़ों का मुआवजा करें तो ये पिछले साल के मुकाबले में कम हुई है। और जो मैंने बताया कि जी चिकन है, दाल माश है या दूसरी दालें हैं या दूसरे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, टमाटर की कीमतें लास्ट ईयर के मुकाबले में कम हुई हैं और दूसरे जो है वो इस तरह की बेसिक अशिया खुर्दनोशी जिनकी कीमतें जो है कम हुई हैं। लेकिन क्या जो नंबर्स नजर आ रहे हैं और आज जो कीमतें हैं ग्राउंड पे, इन दोनों में कोई बहुत बड़े गैप्स तो नहीं है। तो मिडिल मैन को देखना होगा कि ये प्राइस की जो फर्क है ये कम होना चाहिए। नंबर्स, एक्चुअल नंबर्स जो नजर आ रहे हैं ऑन ग्राउंड जो कीमतें हैं और जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, ताकि हमको सही मानों में फायदा हो। साहब, महंगाई में कमी, इंडस्ट्री को फरोग की बहुत बातें की जाती हैं, लेकिन ये दोनों काम ज़ाहिर है बिजली गैस की कीमतों में कंट्रोल या एटलीस्ट थोड़ी सी कमी के बगैर नहीं हो सकते। वो प्राइमरी हमारा सोर्स है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, बड़ा इजाफा होता है। कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस करने जाएँ, कोई भी चीज़ आप करने जाएँ, अगर ये सिलसिला चलता रहा तो इससे तो महंगाई और बढ़ेगी। उसके बारे में क्या प्लान है? देखिए अभी तो मेरे ख्याल में समरी गई है और देखना ये होगा कि इसकी बेसिस क्या है। उसकी वजह ये है कि देखिए इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ जो गैस कीमतें होती हैं थोड़ा लैग के साथ चलती हैं। तो अभी तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जिस तरह से नीचे आई हैं उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस में भी कमी हुई है, आपने देखा है। तो आगे जाते हुए ये जो एनर्जी कॉस्ट है ओवरऑल लगता है कि इसमें कमी मुतवक्के है और इसकी वजह से इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, आहिस्ता आहिस्ता जो पास ऑन होगा बिजली की कीमतों में भी, गैस की कीमतों में भी होना चाहिए। मेरे ख्याल में इसमें बहुत सारे जो है फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इसमें ये भी है कि जी कितने ज़्यादा जो है ना वो लाइन लॉसेस हैं, कितना ज़्यादा जो है वो चोरी हो रही है, कितने ज़्यादा इशूज़ हैं। तो डेफिनेटली उस पर गवर्नमेंट पाकिस्तान अपना जो है वो काम कर रही है और इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्दी उसके रिजल्ट आने शुरू होंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की वजह से जो नीचे गई है उसका इम्पैक्ट थोड़ा लैग के साथ आता है, थोड़ा सा गैप के साथ आता है और वो डेफिनेटली आएगा। एक देखिए 3 बड़े हिस्से हैं। एक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि आपका इंटरेस्ट रेट से ताल्लुक होता है, वो बिजनेसेस को बहुत सस्ता और अच्छा मिलना चाहिए। सेकेंडली एनर्जी कॉस्ट है, वो एक बड़े अफोर्डेबल लेवल पे होनी चाहिए और तीसरी जो है वो टैक्सेशन है। तो इन सब पे मेरे ख्याल में रिलीफ मिलना चाहिए। आने वाले दिनों में इस पर बेहतरी होगी इंशाल्लाह। और ये जो चीज़ है मैंने कही कि जैसे एनर्जी कॉस्ट पहले इंटरेस्ट रेट में कमी हो गई है और एनर्जी कॉस्ट में आहिस्ता आहिस्ता जो ऑयल प्राइसेस के साथ लिंक है और हमारा रुपया स्टेबल है, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हमारे लिए बहुत बड़ी डबल एज स्वॉर्ड, एक 2 धारी तलवार का जो है वो रोल प्ले करते हैं। तो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी कॉस्ट में भी कमी होगी और एनर्जी मिनिस्टर और एनर्जी की जो टीम है इस पर बहुत ज्यादा काम भी कर रही है, चाहे उसमें कर्जे हों, चाहे उसमें इंटरेस्ट के नीचे होने की वजह से भी जो है वो एनर्जी प्राइस में कमी होती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ये जो सूद का पोर्शन होता है ये भी कर्जों में काफी ज्यादा है जो कि पावर के लिए लिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। और तीसरा टैक्सेशन पे काम हो रहा है कि जो नॉन टैक्स पे, अंडर टैक्स पे आपने देखा होगा बिल पे भी अभी बात हुई है, तो उन सबको टैक्स नेट में लाया जाए, अपना हर कोई एक ड्यू शेयर दे ताकि एक बैलेंस, इक्विटी और फेयर जो है इकोनॉमी जो है वो क्रिएट हो, ताकि हम बहुत ही रीजनेबली और बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके और हमारा इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है वो रियलाइज। शुक्रिया आपका खुर्रम साहब। सो ये चैलेंजेस हैं हमारे। हाँ, ये चैलेंजेस भी हैं, लेकिन होपफुली हम ज़रा उम्मीद कर लें कि अब देखिए साल ख़त्म हो रहा है, ठीक है, 10 दिन रह गए हैं, नया साल आ रहा है, तो कुछ उम्मीद करने की इजाज़त दे दीजिए। यही कहा जा रहा था, यही कहते हैं एक्सपर्ट्स के मल्टीपल क्वार्टर्स के बाद जो है वो एक्चुअल ट्रिकल डाउन इफेक्ट नज़र आना शुरू होता है। सो अभी तो ये सिलसिला डाउनवर्ड है, ज़ाहिर है महंगाई में आदाद शुमार के हिसाब से महंगाई की बढ़ने की जो शरह है, लेकिन ये मिडिल मैन वाली जो बात है ना, दैट इज़ ट्रू एक्चुअली। अमन, आपने तो पेट्रोल में ही हम देख लेते हैं कि पेट्रोल की कीमतें कितनी थ्रू आउट द ईयर मतलब ऊपर भी गई, नीचे भी आई, लेकिन फ़ायदा कोई हमें हुआ किसी को? तो ये दिस नीड्स टू बी लुक्ड इनटू कि फ़ायदा कौन ले जाता है और फिर आवाम तक तो कोई चीज़ चीज़ें आया है। आज फ्राइडे है और आज बच्चे बहुत खुश हैं, इंक्लूडिंग हमारे बच्चे, क्योंकि आज से स्कूलों की विंटर वेकेशंस शुरू हो रही हैं। एंड आल्सो टुडे इज द 20th ऑफ दिसंबर। यू नो दिस इज दैट टाइम ऑफ द ईयर जब एक वो हॉलिडे मोड या वेकेशन मोड नहीं, मतलब इजी मोड चला जाता है, कुछ
सेलिब्रेटरी हो जाता है सीन। मैं गलत बहुत से बच्चे जो बिल्कुल छोटे वाले हैं ना, उनके तो स्कूल बंद हो गए हैं। जो बड़े वाले बच्चे हैं जिनको ये खुशियां हैं, और बाजों का आज लास्ट डे है, बाजों का आज लास्ट पेपर है। बाजों का मंडे को मैक्सिमम होगा। मेरा ख्याल है कि ज्यादातर के जो स्कूल्स हैं वो आज से ही बंद हो रहे हैं, एज इन टुडे वुड बी द लास्ट वर्किंग डे, स्कूल डे बिफोर विंटर ये वो टाइम भी होता है ना कि वो शरारतें भी फिर आ जाती हैं स्कूलों में और कॉलेजेस में, एंड एवरीबॉडी वांट्स टू हैव। बहुत से स्कूलों में कलर डे होता है, हमारा भी होता था, आपको याद है? कलर डे, you are allowed that you can wear any clothes. It's very cold by the way, well not really in Karachi but otherwise in the country, तो वो कलर के साथ वो पानी में घोल के इस तरह फेंके फूके नहीं तो वो बहुत ज्यादा ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाएंगे। छुट्टियों में बीमार हो गए तो क्या फायदा। ओके, बस यही कहना था। अभी से अब शादियां इतनी होती हैं, फिर इन दिनों में लोगों ने ट्रैवल करना होता है। This is really we need to revisit this। ये शादी का सीजन ना, we need to change it। यार ये सारी दुनिया ने, मुझे लगता है कराची में इस दफा 22 दिसंबर को शादी रखी हुई है। संडे हो ना, too many events this Sunday by the way। ये आई एम श्योर बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे। आगे चलो, मेरा गला खराब हो गया। अच्छा, हम इस पे ज़रा और बात करेंगे अब, लेकिन मीनवाइल हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भाई कुछ अरसे से हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से खासी खफा नजर आ रही है, बल्कि कभी कभार तो लहजे में गुस्सा वाज़े झलकने लगता है। कल कौमी असम्बली में वज़रा के ना आने पर पीपल्स पार्टी बतौर एहतजाज वॉकआउट कर गई। इससे एक दिन पहले इंटरनेट स्लो डाउन पर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया और बहुत लॉजिकल बातें भी थीं। मतलब हम सभी अजियत से गुजर रहे हैं इस इंटरनेट स्लो डाउन की वजह से। फिर ये भी बता, नई नहरों का मामला भी है, कानून साजी करनी होगी, फिर पीटीआई से मुज़ाकरात की बात है। पीपल्स पार्टी समझती है कि इत्तेहादी होने के नाते उसे एतमाद में नहीं लिया जा रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के गिले शिकवे तो सबको याद ही है। के लिए किया जाता है और माजरत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज्जत दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। वो लेजिस्लेशन पहले कैबिनेट से पास हो, पहले प्रिंट हो जाए, पहले फ्लोर पे आ जाए वोट होने के लिए, और उसके बाद मुझे एक कॉपी दिया जाए कि ये जरा पढ़े और वोट डाले। नॉट लेट अलोन, हमने उस एग्रीमेंट में तय किया कि जो चारों सूबों का PSDP है वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिलके बनाएंगे। पीठ पीछे इसको अप्रूवल दिया गया, वो भी मेरे पार्टी के मेंबरान के साथ ऑन द रिकॉर्ड एतराज़ात के बावजूद। जिस तरीके से हुकूमत आगे बढ़ रही हैं वो तो इस पे कंसेंसस नामुमकिन होता जा रहा है। हुकूमत के वक्त ने जो हमसे आइन साजी के वक्त बात तय की कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बराबरी की नुमाइंदगी होगी जुडिशल कमीशन में, उस बात से वो पीछे हटे तो मैंने एहतजाज अपना नाम भी विथड्रॉ किया। चलें, बिलावल भुट्टो जरदारी को भी आपने सुन लिया। पीपल्स पार्टी को वैसे तो पंजाब हुकूमत से भी मुनासिब सियासी जगह ना मिलने की अक्सर शिकायत रहती हैं। पीपल्स पार्टी इस बात पर भी नाला है कि ब्यूरोक्रेसी के तकर्रुर और तबादले में उनकी सिफारिशात को खातिर में नहीं लाया जाता। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर अक्सर पंजाब हुकूमत पर चढ़ाई करते रहते हैं। सुने, मरी में होने वाला जितना इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है कि अपने लोगों को जिनके साथ ज़्यादती हो रही है, बजाय इसके कि आप उनकी बात सुने, अगर वो किसी जगह पुरअमन तरीके से इकट्ठे हुए तो आपने बजाय उनकी बात सुनने पे उन पे लगातार 4 FIRs दहशतगर्दी की दे दी, जो एक बहुत बड़ा जुल्म है। और मरी को खूबसूरत करना है, खुला करना है, ज़रूर करें और जितना बेहतर कर सकते हैं उसको ज़रूर करें, लेकिन ऐसे ना करें कि बेचारे जो 100 साल से 200 साल से वहाँ पे बैठे हुए हैं उनको बगैर कुछ बताए आप उठा के बाहर फेंक दें। मैं कम से कम बहसियत गवर्नर भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी पुरजोर मजम्मत करती है। पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं मगर सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, 2 गवर्नर्स के आईनी ओहदे उनके पास हैं। पीपल्स पार्टी की मौजूदा सियासत को देखकर अंदाज़ा होता है कि उसने काबीना में शामिल ना होने का फैसला सोच समझ कर ही किया है। पीपल्स पार्टी जिस इशू पर चाहती है अपोजिशन की तरह आवाम की सियासत करती है और जहाँ हुकूमत को सियासी मदद की ज़रूरत पेश आती है वहाँ कंधा भी देती है। मुस्तकबिल में हुकूमत की अच्छी या बुरी कारकर्दगी से पीपल्स पार्टी का खुद को पूरी तरह अलग करना, लेट्स सी, एक क्वेश्चन मार्क होगा। आसान होगा या मुश्किल, ये वक्त बताएगा। इसी पे बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, हुकूमत की अहम इत्तेहादी, मेजर इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मतलब अवामी इशूज़ पर आवाज़ भी उठा रही है, कल तो वॉकआउट ही कर गई वज़रा की अदम हाज़िरी, अदम मौजूदगी पर।
क्या लग रहा है आपको, मतलब ये स्ट्रैटेजी पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल में काम आएगी? जी शुक्रिया। देखिए, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कभी भी लव रिलेशनशिप नहीं रही। हमेशा अगर आप देखें, जब से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के इत्तेहादी बने हों, वो इत्तेहाद हमेशा से एक कमज़ोर इत्तेहाद के तौर पे रहा है। कभी भी एक मजबूत इत्तेहादी के तौर पे एक दूसरे के वो नहीं आए। मजबूरियाँ अलग हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी के लिए है, सूबा सिंध में उसका गढ़ है, सूबा सिंध उसका गढ़ है। ये जो नहरों का इशू है, 6 कैनाल का इशू है, उस पे पीपल्स पार्टी खासे सिंध के अंदर दबाव का शिकार है। और पीपल्स पार्टी हर सूरत में ये जो प्लान है इसको अपोज कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट पर ये दबाव डाल रही है कि इस प्लान को शेल्फ किया जाए। और जाहिर है उधर मुस्लिम लीग नून की भी कुछ मजबूरियां आड़े हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी अगर आप देखें तो पिछले चंद माह में 2-3 इश्यूज पर बहुत ज़्यादा एजिटेटेड भी हुई है। बिलावल भुट्टो साहब भी जो है उसमें उन्होंने अपने गम गुस्से का इज़हार किया है। वज़ीर आला सिंध में 2 चीज़ें देखिए, अब तक जब से मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बनी है, कोई भी जो इस वक्त एनएफसी और सीसीआई के इजलास के मुतालबात पीपल्स पार्टी की तरफ से बारहा आते रहे हैं। और ये 6 कैनाल वाला इशू भी वो ये कह रहे हैं कि इसको आप सीसीआई में लेकर आएं, ऐसे इशूज़ को। तो वो सबसे बड़ा मेजर इशू है जो डिजिटल मीडिया के हवाले से या मीडिया लॉस के हवाले से जो चीज़ें लाई जा रही हैं, पैका में जो तरमीम लाई जा रही है, उस पर भी पीपल्स पार्टी की ही रिजर्वेशंस हैं उसमें। तो पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को, मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हुए भी अपने आप को बाद इश्यूज पर काफ़ी डिस्टेंस किया हुआ है। और उसकी बड़ी बेसिक सी वजह है अब्दुल्ला के और हुमा कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल ऐसे मामलात में हुकूमत की इत्तेहादी नज़र नहीं आना चाहती जो कि अनपॉपुलर है, जो कि सिर्फ मुल्की सतह पे नहीं बल्कि दूसरी अगर आप सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी देख लें तो वहाँ भी पीपल्स पार्टी एक दबाव का शिकार है सिविल सोसाइटी की तरफ से कि वो मीडिया लॉस के हवाले से, मीडिया पर जो दबाव डाला जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, उसके हवाले से पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी बनती नज़र आ रही है। तो वहाँ पीपल्स पार्टी ने अपने आप को डिस्टेंस किया है इन मामलात से। अब अगर आपको याद हो कि मुस्लिम लीग नून की क्या प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको याद हो कि मियां नवाज शरीफ क्यों वजीर आज़म नहीं बनना चाहते थे, और उन्होंने ये बाकायदा ये बयान दिया था कि वो एक कमज़ोर हुकूमत के वजीर आज़म नहीं बनना चाहते। और जी बिल्कुल ये सबको याद है। और लेकिन ये ग्रीवेंसेस अगर मज़हर साहब, अगर ये ग्रीवेंसेस हों और टाइम एंड अगेन इसको वॉइस भी किया जाता है फ्रॉम डिफरेंट मेंबर्स ऑफ पीपल्स पार्टी, क्या वेटेज है इसका? शुड PMLN बी टेकिंग इट वेरी सीरियसली, या फिर ये इस किस्म के इत्तेहाद में ये होता है कि जी ग्रीवेंसेस होंगे, वो कहेंगे भी फोर्सफुली, या फिर PMLN को भी इनको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए और एड्रेस करना चाहिए फॉर दिस इत्तेहाद टू लास्ट? या फिर उन्हें लगता है कि हाँ जो इस सेटअप के आर्किटेक्ट्स हैं ये जितना मर्जी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर लें, शोर मचा लें, एहतजाज कर लें, हाँ, ऐसा ही होना हुआना तो कुछ नहीं है, क्योंकि आर्किटेक्ट्स ने बनाया है ये सारा मामला। जी, जो अब्दुल्ला आपने दूसरी बात की है ये सबसे इम्पोर्टेंट है और यही मुस्लिम लीग नून को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देती है। अब इसको जो अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बदकिस्मती से उसने इसको सही मानों में यूज़ नहीं किया, वरना लोकल बॉडीज इलेक्शन जब कराची में हो रहे थे तो उस वक्त बाकायदा एक बातचीत हुई थी पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान, और बहुत हाईएस्ट लेवल पे बातचीत हुई थी कि हम मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ें लोकल बॉडीज़ का। आज भी पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान बातचीत, कम से कम पॉलिटिकल डिस्कशन, डायलॉग शुरू हो सकता है, और पीपल्स पार्टी जो है की तरफ से ये इशारे मिले भी हैं। तहरीक इंसाफ के सद तक इसका साथ देती है वो अलग बात है, लेकिन जो आपने बात की
कि जो इस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी का क्वेश्चन है, और शायद एक बड़ी वजह पीपल्स पार्टी का हुकूमत में शमूलियत ना होना, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि पीपल्स पार्टी को भी पता है कि ये जो गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी है उस पर बड़े सवालिया निशान है। तो ये पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को सपोर्ट करते हुए, मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हुए अपने आप को डिस्टेंस रखा है। उन्होंने जो आपने पहले कहा कि आईनी ओहदे, सदर का ओहदा उन्होंने ले लिया, उन्होंने स्पीकर अपना बाकी ओहदे, उन्होंने गवर्नर वगैरह के ओहदे ले लिए, उन्होंने उस तरह के ओहदे उन्होंने अपने पास रखे हैं। लेकिन और बारहा मुस्लिम लीग नून ने और खुद शहबाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी को और बिलावल भुट्टो साहब को ऑफर की कि गवर्नमेंट कैबिनेट का हिस्सा बने, और अब भी ये बातें चल रही हैं। अगर आपने आज लेकिन उन्होंने अभी तक अपने आप को डिस्टेंस पे रखना ही मुनासिब समझा है। लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। मज़हर साहब, हैव अ गुड डे सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। अच्छा, एक और क्या इसको कहूँ मसला का, एनीवे इट्स अ न्यू थिंग, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट, और इस पे फिर हम तज्जिया भी लेंगे। इट्स नॉट अ न्यू थिंग, मतलब इट इज स्टिल, कल इस पे ये तो हुआ है, लेकिन ये सिलसिला तो दहाइयों से चल रहा है। लेकिन हम उसकी रीसेंट एक कड़ी है जिसमें हम बात कर रहे हैं, और जो कल ही हुआ, एंड वी स्पोक अबाउट इट ऑन द शो, लेकिन आज जरा उस पे तज्जिया भी लेंगे। 7 दहाइयों पर मुश्तमिल पाक अमरीका ताल्लुकात का नतीजा ये है कि अमरीका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्ज़ाम लगाकर पाबंदी आयद कर दी है। और अमरीकी नायब कौमी सलामती मुशीर जॉन फाइनर ने खदशा जाहिर किया है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमरीका के अहदाफ को भी निशाना बना सकते हैं, ये उनका कहना है। आपको ये भी बताएं कि रवां साल अक्टूबर में अमरीकी महकमा तजारत के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मावनत करने वाली 16 कंपनियों को भी ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया था। और पहले फैसले की तरह हालिया फैसले को भी पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को महदूद करने की एक और कोशिश करार दिया जा रहा है। अभी तो ट्रंप ने, आपको पता है, इक़्तिदार संभाला नहीं है, तो पाकिस्तान के खिलाफ तासुब पर मबनी फैसले होना शुरू हो गए हैं। लग तो यही रहा है कि आने वाले दिनों में पाक अमरीका ताल्लुकात नया रुख इख्तियार कर सकते हैं। एक और पहलू ये सामने आया है कि मुल्क में इस मामले को भी सियासी रंग दिया जा रहा है। हालांकि मुल्क की दिफा एक ऐसा इशू है जिस पर किसी तरफ से सियासत की कोई गुंजाइश है ही नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं माजरत के साथ और हमारे ही बीच में हैं जो ये कर रहे हैं कि रहनुमा हनीफ अब्बासी अमरीकी पाबंदियों को सियासी मुखालिफिन से जोड़ रहे हैं। आज बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई है, और वो जो काम पीटीआई बहुत अरसे से, जब से उनकी हुकूमत गई है, तो वो करना चाहती थी, सहयूनी ताकतों के जरिए, गैर मुल्की ताकतों के जरिए, और कैलिफोर्निया 2023 का जो प्लान है जिससे मिलकर इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना और इस मुल्क के दफाई अदारों के ऊपर और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर पाबंदियां लगवाना, ये सारा उस प्लान का हिस्सा है। 10 खतूत बाइडन हुकूमत को लिखे गए और उनके अंदर क्या लिखा गया कि आपकी जो पाकिस्तान है वो एक न्यूक्लियर पावर है, उसकी जो रजीम है वो रोग रजीम है, ऐसी गुफ्तगू, और इसके ऊपर सैंक्शंस लगनी चाहिए, और ये सारी चीजें, ये वो चीजें हैं जो आपको हर जगह मिल जाएंगी। वो जो आपका कैलिफोर्निया प्लान है उसके जरिए ये कहा गया कि हम आपको दोबारा हुकूमत में भी लेके आएंगे, आपसे सारी बातें भी करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये इक़दाम करने पड़ेंगे। अच्छा जी, थोड़ा सा आपको ये भी बता दें कि अफसोसनाक बल्कि तशवीशनाक वी वुड से बात ये है कि पाबंदी की जद में आने वाले इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी शामिल है, और इसी इदारे की बदौलत पाकिस्तान को आज शाहीन 1, शाहीन 2, बाबर और गौरी 3 जैसे शानदार दिफाई सलाहियतों के हामिल मिसाइल हासिल हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने पाबंदी की जो वजूहात बताई हैं वो ज़रा समझ से बालातर हैं, बल्कि हाँ
बकौल मैथ्यू मिलर, इन इदारों ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। किसी असलहा साज फैक्ट्री पर यह कहना कि पाबंदी लगा दी जाए कि उसने असलहा तैयार किया है, ऐसी तौजीहात पर हंसी आ सकती है। पाकिस्तान ने अमरीकी कार्रवाई को बदकिस्मत और जानिबदाराना करार दिया है। दफ्तर खारजा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ पाकिस्तानी अवाम की जानिब से क़यादत को सौंपी गई मुक़द्दस अमानत है, जिसकी हुर्मत पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जा सकता। अमरीका को समझना होगा कि खित्ते में सिक्योरिटी तवाज़ुन कायम रहना ही अमन की ज़मानत है। ये कितनी बेसिक बात है कि ये बैलेंस ऑफ पावर नहीं हो तो ये खित्ता भी बाकी दुनिया के खित्तों और मुल्कों की तरह अनस्टेबल हो जाए। डीपली समझने की जरूरत भी नहीं है। ये इट्स वेरी, ये तो किसी सतही सोच के आदमी को भी समझ में आ सकती है बात। ये यूनिवर्सल उसूल है, किसी भी कौम या किसी भी मुल्क का दिफा उसका हक होता है। इसी पे बात करते हैं सीनियर सफारतकार। और आपको पता है दूसरी तरफ इजराइल दुनिया में जो मर्जी असलहा बना ले, खरीद ले। सॉरी, थोड़ी सी आप दुनिया में कंपैरिजन भी देख लेना। आप जरा इजराइल को देखें कि जहां दिल चाहे वहां मुंह उठा के एक मिसाइल मार रहे हैं और अमेरिका उनकी बैकिंग कर रहा है। एग्जैक्टली तो वहां वो अलाउड है, यहाँ हम एक सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर ना रख सके अपने रीजन में। अजीबो गरीब किस्म की मंतक है और ये बिल्कुल एक्सप्लेनेशन जो है ये समझ में नहीं आई। लेकिन आइए जरा इस पे बात कर लेते हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर डॉक्टर मलिहा लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदी बड़ा अचानक सा ही लग रहा था फैसला। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि ऐसे इक़दाम से खत्ते में ताकत का बैलेंस ख़राब होगा, तवाज़ुन बिगड़ेगा और ये सर्टनली बैलेंस ही है जो अमन की गारंटी भी है। क्या राय है आपकी इस इशू पर? ये पहली दफा तो अमेरिका ने पाबंदियां नहीं लगाई, बल्कि पिछले 4 साल जो बाइडेन इंतजामिया के गुजरे हैं उसमें 6 या 7 दफा पाबंदियां लगी हैं, सैंक्शंस इम्पोज हुए हैं मुख्तलिफ एंटिटीज पे, पाकिस्तानी एंटिटीज पे। तो ये कोई नई बात नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन हमें ये चीज सामने रखनी चाहिए कि इस किस्म की पाबंदियां और सैंक्शन से पाकिस्तान की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। पाकिस्तान की जो जौहरी पॉलिसी है या पाकिस्तान की मिसाइल पॉलिसी है वो इन पाबंदियों की वजह से ना रुक सकती है ना स्लो डाउन हो सकती है। और तारीख ने हमें यही बताया है कि अमेरिका ने जब से पाकिस्तान ने अपनी जौहरी कोशिशें शुरू की तब से वो पाबंदियां लगाते रहे। कोशिश उनकी ये थी कि बंद किया जाए पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम या इसको बिल्कुल ही कमज़ोर किया जाए और पाकिस्तान मिसाइल ना डेवलप करे। तो इसमें तो उनकी पॉलिसी बिल्कुल नाकाम हुई है और वाकई ये एक इम्तियाजी पॉलिसी है, इसलिए कि उन्होंने अमेरिका ने कभी भारत पे कभी इस किस्म की पाबंदियां नहीं लगाई। आखिर भारत का भी तो जौहरी प्रोग्राम था और है। भारत के बल्कि मिसाइल प्रोग्राम तो बहुत एडवांस्ड है। उनके पास तो जिसको कहते हैं BMD सिस्टम्स, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, जो कि उन्होंने अमेरिका से लिए हैं, खुद डेवलप किए हैं, इजराइल से भी लिए हैं। उन पे तो कभी पाबंदी उन्होंने नहीं लगाई। तो ये एक इम्तियाजी पॉलिसी है, लेकिन इसका असर पाकिस्तान पे 0 होगा। एब्सोल्युटली। सारी बात वैसे पाकिस्तान के ही मिसाइल प्रोग्राम्स की होती है, इंडिया की नहीं होती, जबकि डेफिनेटली दैट इज़ एन एवेन्यू दैट शुड बी लुक्ड इनटू। मलिहा लोधी साहिबा, ये बात भी अपनी जगह अहम है कि अभी अमेरिका में हुकूमत बदली नहीं है और ट्रंप के आने के बाद तो ऐसे इकदाम का ख़तरा ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। तो आप आफ्टर जनवरी पाक अमेरिका ताल्लुकात में कोई बड़ी तब्दीली देख रही हैं? देखिए, ट्रंप के आने के बाद एक तो चीज़ जाहिर होगी ना, और वो ये है कि पाकिस्तान अमेरिका की तरजीहात में शामिल नहीं है। ट्रंप इंतजामिया के लिए सबसे बड़ा जो फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी का इशू होगा वो चीन होगा। और फिर यूक्रेन में जो जंग हो रही है और उसके अलावा मिडल ईस्ट में गाजा की जो जंग है, सीरिया में जो सूरत हाल है, ये उनकी तरजीहात में होगा। पाकिस्तान उनकी तरजीहात में नहीं है और ना ही मैं समझती हूँ कि ट्रंप इंतजामिया के लिए, जिसको अंग्रेजी में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन कहते हैं, मैं नहीं समझती कि उनके लिए बहुत ही अहम इशू होगा। ये तो कहना ज़रा मेरा ख्याल है कबल वक्त होगा कि वो क्या पोजीशन इख्तियार करते हैं पाकिस्तान की जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पे। लेकिन हमने ये देखा है तारीख में कि रिपब्लिकन्स को इतना नहीं एम्फेसिस वो डालते नॉन प्रोलिफरेशन पे जितना कि डेमोक्रेट्स डालते हैं। लेकिन जहाँ तक बाहमी ताल्लुक का कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमें बस यही मद्देनजर रखना चाहिए कि हमारी जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ वो इस वक्त एक दोराहे पे खड़ी हुई है, इसलिए कि जब से उन्होंने
अफगानिस्तान से विड्रॉ किया है, उसके बाद से ये जो ताल्लुकात है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये एक क्रॉस रोड्स पे है। और अभी हमें देखना है कि पाकिस्तान को कितनी अहमियत मिलती है ट्रंप इंतजामिया की नज़र में। अब बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया, ये अभी दो रहा है, अभी लेट्स सी नई इंतजामिया आती है, उसके बाद मज़ीद क्लैरिटी आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में कुछ सियासी लीडर इस पूरे इशू को हमारी लोकल सियासत से भी जोड़ रहे हैं, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि एक सियासी जमात है, उसका डायस्पोरा, उसका ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में बहुत इन्फ्लुएंस है, वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत इन्फ्लुएंशियल भी हैं, ट्वीट्स भी आए रोज़ आप देख रहे हैं, बयानात भी देख रहे हैं, करारदादें भी पेश की जाती हैं, लेकिन ये कौमी सलामती का मामला है और ये वाले मामला पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाना, बाकी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज कितना मुतासर हो सकता है इससे? मेरा नहीं ख्याल कि इस इशू पे दो राय होंगी। अमेरिका को इस किस्म के पाबंदियां लगाना और वो भी एक इम्तियाजी सलूक करना, मैं नहीं समझती कि कोई पाकिस्तानी होगा जो इसकी हिमायत करेगा। मैं समझती हूँ कि एक इशू है जिस पे कि पाकिस्तान में एक नेशनल कंसेंसस है और वो है पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम। तो मैं नहीं समझती कि इस पे कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो सकती है या होनी चाहिए। होनी चाहिए तो नहीं, लेकिन हो सकती ज़रूर है। I can't say बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मलिहा सादिक। एक बात, ये एक मुहावरा है जो अभी हनीफ अब्बासी भी यूज़ कर रहे थे, मैं आई नीड टू स्पीक अबाउट दैट, कि बिल्ली थैले से निकल आई है। भाई बिल्ली थैले में थी क्यों? हाँ, ये तो एनिमल राइट्स की शदीद खिलाफवर्जी जाता है। और बस ये है, मुहावरे क्यों बनाए अब्दुल्ला? इसके पीछे कोई कहानी होगी, कोई किस्सा होगा। बिल्ली थैले में छुपा के रखी हुई थी, थैले में बिल्ली को छुपा के रखी हुई थी और जब बिल्ली बाहर आ गई। लेकिन अदरवाइज इसका जो मतलब और मानी होता है वो ये होता है कि जो असल चीज है ना वो अब आया हुई है, वो अब जाहिर हुई है, वो जो पोशीदा बात थी वो अब सामने आ गई है। इसके लिए हजार और चीजें भी यूज हो सकती थी, नॉट के मतलब के एक बिल्ली को थैले में डाल दिया जाए। बिल्ली को थैले में बंद कर दिया है और हाथी को थैले में बंद करके दिखाए ना, तो बात है। बिल्ली तो हो ही सकती है, तो लिहाजा डोंट यूज दोज मुहावरास दैट एक्चुअली कैन हैपन एंड वी आर अगेंस्ट देम। मैंने ये कहना था। अब आगे चलो। बिल्लियों के हकूक की इस बात के बाद हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे शंदूर। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड है यहाँ पे, लेकिन यहाँ अब कुछ ऐसा नया होने जा रहा है जो सयाहों के लिए ज़बरदस्त अट्रैक्शन होगी। और सर्दी में जम जाने वाली शंदूर झील जो है उस पर आइस स्पोर्ट्स के मुकाबले कराए जा रहे हैं और आइस हॉकी और स्केटिंग में ये लोग जो हैं शरीक हो सकते हैं और ख़वातीन भी ख़ास तौर पे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आइस स्केटिंग तो वैसे मैंने एक ज़माने में हम करते थे, कहीं और मैं रहती थी, एंड इट यूज्ड टू बी अमेजिंग। कोई इतनी एक्सपर्ट नहीं थी मैं वैसे, बट इट्स अ फन स्पोर्ट। अब ये विंटर कैलेंडर का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है, जिसमें खैबर फूड फेस्टिवल भी होगा, कालाश और बाजोड़ के स्पेशल मेले भी होंगे। इसमें मजीद बात करने के लिए डीजी खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी ताशकैन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये वो वाला स्पोर्ट है ना जो मुझे आज तक नहीं समझ आया, जो वो इर्द गिर्द ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। ताशमीन साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ज़रा बताइएगा क्या कदोखाल हैं, क्या इसके हाइलाइट्स हैं, क्या डेट्स हैं? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो जियो का बहुत शुक्रिया जो उसने मुझे लाइव लिया। हम अपनी टीम के साथ बैठे हुए ये सोच रहे थे कि हम कोई ऐसे एक्टिविटी करें जो कि टूरिज़म रिलेटेड हो, और विंटर में हमारी टूरिज़म बिल्कुल भी नहीं होती, और कुछ इलाके जो हमारे गलियात के हैं यहाँ पे होती है लेकिन बाकी कहीं पे नहीं होती। तो फिर हमने ये फैसला किया कि हम इस साल शंदूर में आइस हॉकी का मुकाबला करवाते हैं, और इसके लिए हमने डेट्स और ये सारे वेदर को भी देखना था। तो 24 to 28 दिसंबर हमने ये फ़ाइनल कर दिया है। इसके पहले राउंड में कुछ एक्टिविटीज़ इनकी ट्रेनिंग की होंगी और 28 को इनका फ़ाइनल होगा। तो आपने किस तरह इसको प्रमोट किया, ख़ास तौर पे वहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए? क्या ये नई स्पोर्ट्स हैं या फिर वहाँ दे आर यूज्ड टू इट? वहाँ पे ये एक्टिविटी होती रहती है लेकिन बहुत लिमिटेड, अपने गांव के हद तक, अपने थोड़े से जो दोस्त वगैरह होते हैं वो करते हैं। आपके साथ मैंने लिस्ट शेयर की हुई है कि इसमें इस वक्त हमारे पास 16 जो हैं वो फीमेल हैं और 23 मेल जो हैं ये वहाँ पे हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे, और वो चतराल के मुख्तलिफ़ इलाकों से हैं। चाहे आप लोअर चतराल से मदकलश्त को ले लें, बोनी को ले लें, वो अपर चतराल से यारकुंड साइड से भी हैं,
गबोर साइड से भी हैं और यारकुन लश्त, इन सब से जो है ना हमने प्लेयर्स इकट्ठे कर लिए हैं। और इसमें मैं शायद नदीम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जो विंटर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बड़ी हेल्प की हमारे साथ। अब ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल है और विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, तो इसमें कॉम्पिटिशन्स कौन कौन से होंगे? आइस हॉकी नेचुरली हम देख रहे होंगी, और क्या होगा? स्केटिंग हो सकती है, फिगर स्केटिंग हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। स्केटिंग है और स्केटिंग है, कर्लिंग है। शुरू में हमने वो एक्टिविटीज़ रखी है जो वहाँ पे होती है। नेक्स्ट ईयर हम कोशिश करेंगे उसको और बढ़ाने की, लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये आइस कर्लिंग हम साथ साथ कुछ वीडियोस में देख रहे हैं, ये हमने ओलंपिक्स में भी देखा है। ये स्पोर्ट इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन मैं हमेशा यही सोचती थी ये कैसे होता है, मतलब व्हाट्स द पॉइंट इन इट। आप ये बताएं कि इनमें आइस स्केटिंग भी ले लें तो इसमें आपको स्केट्स चाहिए भी होते हैं, इक्विपमेंट है, ये सब कुछ कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है या फिर ये है लोगों के पास ऑलरेडी? हाउ डज दैट वर्क? ये सारी इक्विपमेंट हमने प्रोवाइड कर दी हैं और इसमें मैं अगेन आई विल बी थैंकफुल टू शायद नदीम साहब जो कि हमारे विंटर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत की, हमने यह सारा सामान पहुंचा दिया है चतराल। उससे अब आगे मूवमेंट के लिए भी हम रेडी हैं, वो भी अच्छा, ये सब मकामी लोग ही इसमें इर्द गिर्द के लोग ही शिरकत कर सकेंगे? अगर कोई पंजाब से जाना चाहे, इस्लामाबाद से जाना चाहे, सिंध से जाना चाहे, कराची से जाना चाहे, रास्ते खुले हैं, एक्सेस है, रिहाइश का इंतज़ाम हो सकता है इतने सख्त मौसम में? ख़ासतौर पे अगर लोग आएँ आमदोरफ्त, पहले तो बताएं कि सड़कें वगैरह खुली होती हैं, उसके बाद अगर कोई आ ही जाए तो कोई रहेंगे ऑब्वियसली होटल्स वगैरह, इस किस्म का भी बंदोबस्त है? हमने अपने प्लेयर्स के लिए और बाकी इसके साथ ऑर्गेनाइज़र जितने भी जा रहे हैं सबके लिए अरेंजमेंट किया हुआ है। बाकी अगर कोई लोग आना चाहें तो बेशक हम उनके लिए अकोमोडेशन का बंदोबस्त ज़रूर करेंगे, जहाँ से भी आना चाहें। चलिए, ज़बरदस्त। अच्छा, ये आगे के क्या प्लान्स हैं? क्योंकि दुनिया भर में आइस स्केटिंग और ये सब, मतलब दुनिया के गर्म तरीन मुल्कों में लोगों ने आइस स्केटिंग रिंग्स बनाए होते हैं और वो सारा मैनेज हो रहा होता है, और यहाँ तो आपके पास नेचुरल कुदरती ये सहूलत मौजूद है, अल्लाह ने दे दी है, जिसको हमने यूटिलाइज़ करना है। हाउ कैन वी मेक इट इवन बिगर? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ज़ाहिर है जब इंटरनेशनली लोग आएंगे, पूरे मुल्क से लोग जाएंगे, टूरिज़म का भी एक सिलसिला शुरू होगा, तभी और बड़े पैमाने पे ये हो सकता है मुनक्किद। ये इसी किस्म की एक कड़ी है कि हम शंदूर चूँकि नाम है बहुत बड़ा पोलो के लिहाज से, हम चाहते हैं कि इसको आइस हॉकी की तरफ भी ले जाएं। और ये एक्टिविटी जो आइस हॉकी की है और जो स्पोर्ट्स आइस रिलेटेड हैं, ये मदागलश्त में भी होते हैं, लोअर चतराल में, और चतराल में भी होते हैं, बाकी इलाकों में जैसे कैलाश साइड पे हैं, तो हम उनको भी प्रमोट कर रहे हैं। इस साल उनकी भी एक्टिविटीज़ होगी, तो हम इस तरह से इंटरेस्ट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। 3-4 एक्टिविटीज़ इस साल हो जाएंगी तो लोगों को भी पता लग जाएगा कि ये एक्टिविटीज़ यहाँ पे अब रेगुलरली होने वाली हैं। चलिए, शुक्रिया आपका डीजी साहब। तो आप लोग ज़रूर एंजॉय करें एंड ऑफ कोर्स हम देखेंगे। तशफीक दर साहब, डीजी सकाफत और सियाहत अथॉरिटी KP। So this is, I think, mostly for the people who live there. Mostly for the people who live there और for the in the surroundings. So लेकिन जब जाएंगे तो प्लीज सफाई सुथराई का जो जाएगा इतनी सर्दी में, पहले तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ टास्क एंड अ हाफ, लेकिन उनका कल्चर हम हमेशा ये आइस स्केटिंग वाले विजुअल्स थे ना, याद है आपको? करिश्मा जो वो सिंगर हैं, सिंगर हाँ, कोक स्टूडियो में भी जिन्होंने गाना गाया है। व्हाट अबाउट इट? वो भी इसी तरह की वीडियो एक आई थी। अच्छा, हाँ, बिल्कुल, और हमने इस पे बात भी की हुई है। वो आइस स्केटिंग वगैरह करते हैं एग्जैक्टली। अब ये लेंजी सामने आ भी गया है। अच्छा, आइस स्केट्स जो होते हैं ना, ये कोई सस्ते नहीं होते। ये इनका गियर जो है, ये विंटर स्पोर्ट्स का, ये खासा मतलब प्राइसी होता है। सो इट्स अ ग्रेट थिंग दैट दे हैव मैनेज्ड टू। फिर इनके सेफ्टी मेजर्स होते हैं, फिर इनका ऑब्वियसली एक मेडिकल सेटअप भी होना ज़रूरी होगा। आइस स्केट्स आर वेरी शार्प, तो ये तैयार लग रहे हैं। अब ये कर्लिंग जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ना, भाई कोई आज मुझे समझा दे। थैंक यू, आई एम वेटिंग कि कोई मुझे कर्लिंग के हवाले से बता दे। हाँ, मतलब क्या कर रहे होते हैं ये? आगे आइस मेल्ट कर रहे होते हैं कि इनका कर्लर जो है ये कर्ल करता जाए? अब्दुल्ला लुक ना, टेल ये क्या हो रहा है? ये क्या है वैसे? यही तो मेरा सवाल था। छोड़ दें, वापस आ जाएं। हम दोनों को नहीं पता, सो यू विल हैव टू टेल अस। वी कैन गूगल बट वी वुड रादर हियर इट फ्रॉम यू।
आप हमें लिख के बताएं, अब आप कहाँ लिखेंगे? आप हमें फेसबुक वाला हमारा काफी एक्टिव पेज है, उधर भी आप लोग हमें लिख सकते हैं। देन वी आर ऑन। याद है आपको वो सिंगर नूरे मारे? कितनी खूबसूरत आवाज है। She also, you know, first time. And she was in Coke Studio, you're right. She was in Coke Studio and she has been a part of our show as well. And वो भी इसी तरह ice skating के visuals उनके आए थे सबसे पहले, and then she also sang there. So yeah. कितनी बात आपकी फंसी हुई थी ना कि आपको गूगल करनी पड़ी है। मुझे सर्च करना पड़ा वो गाना। कर लेना गूगल करना। नहीं, वो मेहमान जो गाना है ना, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग जिसमें ज़ेब के साथ इन्होंने गाना गाया है। भाई कराची में बहुत ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं, कीमती जानें ज़ाया होती हैं। फिर ज़ाहिर है इनमें गुज़श्ता 24 घंटों में ट्रैफिक हादसात में 7 अफराद जाँ बहक हुए हैं। हादसात में इंसानी गलती के इम्कानात अपनी जगह हैं। हुकाम की भी जिम्मेदारी है कि देखें कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है और हादसात इस कदर बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, एक और बात आप नोट कीजिएगा, whenever you are at a boulevard, आप एक चौक चुरंगी जिसे कह लें आप हैं और चारों तरफ सड़कें हैं और सिग्नल किसी एक तरफ का खुला है, एवरी टाइम वो बाइकर अफराद जो कि उस तरफ नहीं होंगे जिस तरफ का सिग्नल खुला होगा, उस 1 सेकंड में तमाम अतराफ से गुजरने की कोशिश करेंगे। वो जो 1 सेकंड का लाला आता है ना, एक जो हॉल्ट आता है जिसमें सिग्नल एक ने खुलना होता है दूसरे ने बंद होता है, आप लाजिम है कि देख लीजिए कि तमाम अतराफ से खड़े हुए बाइक पे फ्रंट रो में जो खड़े होते हैं, जो रेस पे अपना पैर इस तरह दबाए खड़े होते हैं जैसे कि बस अब कयामत आ जाएगी इसके बाद, मतलब वो जरूर निकलेंगे। वो एक टसल एक गेम चल रही होती है जिसका सिग्नल खुला होता है ना जिन गाड़ियों का, वो बाद में निकलेंगी, वो भी रुक जाती हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ एक सिचुएशन बनती है और वहाँ सबसे ज्यादा फिर ट्रैफिक जो है वो हादसात होते हैं। तो ये दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी लुक इनटू। फिर ऐसे मुल्क में, ऐसे शहर में जहां लोग मतलब ये सारी हरकतें करने के लिए क्या अखज़ करें, मरने के लिए तैयार बैठे हैं, मतलब जिनको कहना पड़ रहा है कि खुदा का वास्ता है हेलमेट पहन लो, साइड मिरर लगा लो, सिग्नल ना तोड़ो, सिग्नल ना तोड़ो। कितनी सिंपल सी बात है ना। तो सिग्नल्स भी बाय द वे देर कमी है, थोड़ी सी सिग्नल्स की होने चाहिए, कुछ ऐसे मोड़ हैं, कुछ चौक हैं जहाँ होने चाहिए, और फिर जहाँ हैं ज़रूरी नहीं है कि वो चल रहे हों, बल्कि अ लॉट ऑफ द टाइम्स कि वो चल भी नहीं रहे होते। तो वो और फिर ज़्यादातर जिनकी जान जा रही है मोटरसाइकिल पे सवार हैं, और जान ले कौन रहे हैं, ट्रक्स हैं, डंपर्स हैं, अच्छा, और उसके बाद देन आई आल्सो नीड टू पुट दिस इन, क्योंकि बहुत से सिग्नल्स हैं जो चल रहे होते हैं लेकिन कोई उनको फॉलो ही नहीं करता, तो यहाँ आवाम की भी बीच में एक आ जाती है। अच्छा, कल गवर्नर सिंध जो हैं उन्होंने भी कुछ बताया है इनफैक्ट ट्रैफिक हादसात के हवाले से। उनका क्या कहना था, बड़ा उनको वैसे गुस्सा चढ़ गया था इस बात पे, चढ़ना भी चाहिए, सुने। अगर अब ये नहीं रुका, इन डंपरों को रोकने के लिए आपको ये गवर्नर डंपरों के आगे नजर आएगा और इस पर वो एक्शन होगा कि ये याद करेंगे। हम कल के 2 लाशों की बात कर रहे हैं, जनाजों की, ये 3 आज फिर हो गए। मैं आईजी के पास क्यों जाऊंगा, मैं आईजी को यहां बुलाऊंगा, मैं सूबे का आईनी सरबराह हूं। अगर मेरे शहर के अंदर डंपर किसी कानून के तहत नहीं चल रहे तो डीआईजी ट्रैफिक को बताना होगा कि क्यों नहीं चल रहे। हाँ, मैं अदालत जरूर जाऊंगा इन मामलात के ऊपर कि अदालती, जैसे भाई ने जिक्र किया, अहकामात के बावजूद उस पर अमल दरामद अदालत क्यों नहीं करा पा रही। That was a pretty stern, message there कि इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। 11 दिसंबर को एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि रवां साल ट्रैफिक हादसात में कराची में 400 और ऑलमोस्ट 480 शहरियों की जान जा चुकी है बाय द वे, और जो आज 500 के करीब जा पहुंची है ऑलरेडी। और हम ये बात भी करना ज़रूरी समझते हैं कि मोटरसाइकिल सवारों का हेलमेट ना पहनना और ख़ास तौर पर नौजवान बाइकर्स की लापरवाही और स्पीडिंग और इंतहाई गैर मुहतात ड्राइविंग जो है वो हादसात की जो है वो वजह, मेजर कॉज जो है वो बन रही है। रेसें लगा रहे होते हैं एंड देन वो अंडर एज ड्राइविंग में पंजाब में तो आपको पता ना कि बहुत ज़्यादा एक मुहिम जो है वो चली थी, इधर भी होनी चाहिए, बिकॉज अंडर एज ड्राइवर्स जो मोटर बाइक चला, 11-12 साल के बच्चे अपनी माओ को पीछे बिठाया हुआ थी, मुझे लिटरली अपनी माओ को पीछे बिठा के, भाई वो माएँ क्यों बैठ रही है 11 साल के बच्चे की डिसीजन मेकिंग क्या होगी। 11 साल का बच्चा था, उसके पीछे 12 और 11 साल के, वो 3 बच्चे एक ही बाइक पे थे, सिग्नल बंद है, ट्रैफिक रुकी हुई है, इधर से गाड़ियों को स्क्रैच करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। मैंने तो रोक के, मैंने कहा तुम्हारी उम्र क्या है, मतलब मगर कोई नहीं। अच्छा, उसके बाद चलो ये तो 11-12 तो नजर आ रहे हैं, उसके बाद स्कूल के जैसे कि 9th 10th 11th मैट्रिक के बच्चे, वो तो घरों से बाइक पे ही आ रहे हैं ना, माँ बाप ने उनको बाइक दी हुई है,
कि जाओ स्कूल चले कैसे जाओ। आ रहे हैं ये मैट्रिक में How are बाइक you पे? letting your kids do that? मैट्रिक में तो आप 18 के नहीं होते, तो कैसे कितना आ रहे हैं? आप कर रहे हैं, और 2-4 को और भी बिठाया होता है, फिर जब 2-4 बैठ जाते हैं तो वैसे ही शुगल मेला भी चल पड़ता है। ये एक इनविटेशन फॉर सुसाइड है, क्योंकि इतनी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, शोदेबाजियां भी बीच में आ जाती हैं। बच्चे हैं, कुछ तो मजाक वगैरह करेंगे, बट ये मजाक जानलेवा हो सकता है आपके लिए भी, और जो अगला इर्द गिर्द आपकी ड्राइविंग कर रहा है उसके लिए। स्कूल की भी इंतजामिया मुतहर्रिक हो, पार्किंग में देखें कि क्या हो रहा है। सो बच्चों, स्पीड में कोई थ्रिल नहीं है, इट ओनली किल्स। और ये जो लिखा होता है ना, ये एक जोक नहीं है, इट एक्चुअली किल्स हैज अ मीनिंग। अच्छा, डीजी ट्रैफिक पुलिस कराची हमारे साथ है, नवाज चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। चीमा साहब, कराची के अभी ट्रैफिक हादसात का हम जिक्र कर रहे हैं, ट्रक डंपर वगैरह। गवर्नर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो कह रहे हैं मैं खुद खड़ा हो जाऊंगा। कुछ दिन पहले भी आपसे इसी मौजू पर बात हुई थी, लेकिन गुज़श्ता जो 2-4 दिन में अचानक इन हादसात में बहुत इजाफा हुआ है, अमवात हो रही हैं। आप लोगों के लिए भी ये गैर मामूली है? जी, गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर 7 एक्सीडेंट रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 9 हलाकतें हुई हैं हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक। और कल के दोनों जो एक्सीडेंट हुए हैं वो दोनों मोटरवे के एरिया पे, नॉर्दर्न बाईपास के एरिया में हुए हैं। वो कराची शहर की हदूद के अंदर नहीं हुए हैं। और इसमें जो इस रवां हफ्ते में एक्सीडेंट हुए हैं उसमें हम देख रहे हैं कि अब एक्सीडेंट की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कमी देखी जा रही है, क्योंकि हमने हैवी ट्रैफिक के ऊपर काफ़ी जो सख्त इन्फोर्समेंट है और वो कर रहे हैं। रोज़ाना 6 से 7 जो हैवी गाड़ियां हैं, और अगर वो तेज़ रफ्तारी का बाइस बनती हैं तो उनके खिलाफ FIR करके उनकी गाड़ियां बंद की जा रही हैं, ड्राइवरों को अरेस्ट किया जा रहा है। अच्छा, ये आपने बताया है कि क्या रीजनिंग है और एवरीथिंग। ये बाय द वे हम साथ विजुअल्स भी DIG साहब चला रहे हैं इधर, और मुझे एकदम से याद आ गया कुछ 1-2 और सड़कें जो कि अरसे से वो खुदी हुई हैं, चल नहीं, वहाँ ट्रैफिक जो है वहाँ चल नहीं रही, चलती है, पीपल वांट टू गेट आउट ऑफ इट, तो फिर स्पीडिंग होती है। एनीवे, उसके बारे में हम दोबारा बाद में बात करेंगे। अभी ये बताएं कि पुलिस हुकाम हमें अक्सर ये बताते हैं कि हैवी ट्रैफिक और ये टैंकर्स वगैरह के शहर में घूमने फिरने पर हुकूमत से बात कर रहे हैं कि तरक्याती कामों के औकात जो है वो फिक्स हो जाएं, पानी के मसाइल हल हों। हुकूमत की जानिब से कोई ताउन होता है या आप लोग बस उनसे बात ही करते हैं और आगे कोई जवाब नहीं आता? क्योंकि ये एक मेनेस है ट्रैफिक का। जी, इस सिलसिले में मैं गुजारिश करूंगा कि कराची के जो इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि जैसे कि आपके इल्म में है कि कराची जो है वो माशी हब है, पोर्ट के ऑपरेशंस हैं और इंडस्ट्रियल जोन्स हैं काफ़ी सारे। और ये अभी भी जो हमारे कुछ एक्सीडेंट रिपोर्ट हो रहे हैं कि वो जो पोर्ट की तरफ गाड़ियाँ जाती हैं, अक्सर उस रोड के ऊपर हादसा जो है वो रूनुमा हुए हैं। और इस सिलसिले में हुकूमत के साथ हमारे जो मुतल्लिका इदारे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन चल रहा है, और इसमें हमने बहुत सारे जो मेजर तरक्याती काम हैं उनकी जो दिन के वक्त ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तफसील थी उसको जो है वो होल्ड किया हुआ है, और उनको हम शिफ्ट कर रहे हैं रात के औकात में। और इस सिलसिले में मुतल्लिका इदारे हमारे साथ मुकम्मल ताउन भी कर रहे हैं। कराची का जो अभी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है रेड लाइन BRT का, उसके भी हमने जो डंपर्स की जो आमदोरफ्त है वो रात में महदूद कर दी हुई है, वो मुतल्लिका इदारे हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। ताहम जो पानी की सप्लाई वाले वाटर टैंकर्स का एक इशू ऐसा है कि हाइड्रेंट्स हमारे 24 घंटे चल के भी जो है वो जो डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो जो वाटर टैंकर्स को वैसे भी कोर्ट की तरफ से भी क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटीज में आती है तो उसको इजाज़त है 24 घंटे चलने की। हाँ, ताहम ये है कि हम वाटर टैंकर्स अगर कोई तेज़ रफ्तारी का बाइस बनते हैं या उनकी फिटनेस खराब होती है तो उनके खिलाफ हम ट्रैफिक कवानीन के तहत चालान भी करते हैं, और ऐसे जो वाटर टैंकर्स हैं उनके खिलाफ FIR भी करते हैं। एक और इदारा है जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, जो कि शहर से कचरा उठाता है,
उनके डंपर्स को इजाज़त है। हाँ, उनके डंपर्स के लिए हम उनकी रफ्तार के ऊपर मॉनिटर करते हैं, उनके रूट्स को मॉनिटर करते हैं कि वो किसी गफलत और लापरवाही का बाइस ना बने और किसी हादसे का बाइस ना बने। चेक करना तो बड़ा दूर का मामला है, मतलब कितनी ही बसें हमने विजुअल्स में भी देखी हैं, आप कहीं भी गुजर जाएं, आप गजरी पे ही निकल जाएं, आप इधर उधर हो जाएं, आपको सब जगह ऐसी बसें नजर आ जाएंगी जिनको देख के आपको पता लग जाएगा कि दे आर नॉट फिट टू बी ऑन द रोड। फिटनेस सर्टिफिकेट तो बहुत दूर है। अच्छा, कुछ दिन पहले सर सर्टनली कराची पुलिस ने भी बताया था कि ट्रक डंपर वाला इशू तो है, लेकिन मोटरसाइकिल जो सवार अफराद हैं वो भी अपनी जान ख़तरे में जानबूझ कर डालते हैं, एहतियात नहीं करते, मोटर बाइक इस काबिल नहीं होती, मतलब उसको रिपेयर नहीं कराया होता, उसमें इश्यूज होते हैं। सो इनको इस दायरे में लाना भी तो आप लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है, इनका कसूर है और हम बार बार मेंशन करते हैं, लेकिन कुछ आपके डिपार्टमेंट ने भी इन्फोर्स कराना है कि नहीं? और जगह जगह नाके लगा के भी तो आप ही लोग खड़े होते हैं ना। जी देखिए, हमें ये समझना होगा कि पुलिसिंग जो है वो आवाम के ताउन से ही होती है, और जो हिफाजती इक़दाम किसी भी शहरी को अपनाना उसके लिए जो है वो एक सिविल जिम्मेदारी भी है, और अपनी मोटरसाइकिल को या गाड़ी को ठीक रखना, फिट रखना और उसमें हिफाजती इक़दाम के ऊपर अमल दरामद करना बहैसियत जिम्मेदार शहरी हम सबका फर्ज है। हमने इस सिलसिले में कैंपेन शुरू की हुई है आवाम की आगाही के लिए। गाहे बगाहे हम जो है वो इसमें लेक्चर्स भी करते हैं और पब्लिक अवेयरनेस की मुख्तलिफ ज़राए से कैंपेन्स भी करते हैं, लेकिन हालिया हफ्ते में हमने इसकी एक भरपूर कैंपेन कराची में शुरू की है, जिसमें हम मोटरसाइकिल सवार हज़रात को इस बारे में आगाही दे रहे हैं कि उनका हेलमेट का इस्तेमाल करना, बैक व्यू मिरर का इस्तेमाल करना, मोटरसाइकिल की आगे और पीछे की दोनों लाइटों का जो है वो दुरुस्त हालत में रखना, ये उनकी हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें उम्मीद है कि ये इस आगाही मुहिम से शहरी जो है वो इसमें हमारे साथ ताउन करेंगे, और बजाय इसके कि हम जो इन्फोर्समेंट करते हैं जिससे कि ऑफ कोर्स मोटरसाइकिल सवार हजरात को नागवार गुजरती है, और कराची में उनकी तादाद जो है इवन रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल की तादाद वो 42 लाख के करीब है। तो उसमें हम आपके चैनल के तवज्जुह से भी हम गुजारिश करेंगे तमाम मोटरसाइकिल सवार हजरात को कि वो लाइसेंस भी बनवाएं अपना फौरी तौर पे, जो कि ऑनलाइन अब बन सकता है, और जो हिफाजती वो इक़दाम हैं वो भी ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। DIG ट्रैफिक पुलिस कराची अहमद नवाज चीमा साहब हमसे बात कर रहे थे। टाइम नहीं होगा, we're gonna see you inshallah on Monday. Have a great Happy holidays.